हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है वीडियो लेक्चर्स फॉर योर सीबीएसई कोर्स, फॉर योर स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड इवन इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रिपेयर करवाता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलता है बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन एंड फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको कुछ चैप्टर्स के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपके सारे ही जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं विथ क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। इसी के साथ में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? हम लोग इसमें जो अपनी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका जो टेस्ट पेपर जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका था, जिसे आप लोगों ने सॉल्व किया था, अब उसी को मैं आपको यहाँ पर एक और बार करवाने वाली हूँ सॉल्व। आई होप सो कि आप सभी लोग उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, आप सभी लोगों को वो टेस्ट पेपर मिल चुका है। इफ़ अगर नहीं मिला है, इफ़ अगर अभी तक आपको नहीं पता है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किया है खुद से, तो अभी के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पहले उस टेस्ट को आप खुद जो है दोगे, उसको सॉल्व करोगे पूरे पेपर को, और फिर उसके बाद में आप चेक करोगे कि आपने कितना सही किया है इस वीडियो की हेल्प से। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप सभी को जो है ये चैप्टर काफ़ी इजी लगा होगा। इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सभी को जो है इजीली बन गए होंगे, बिकॉज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि अभी तक जो है हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली है, हमने अपनी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग ये पढ़ ली है, हर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि अब आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है एंड आपका जो ये पेपर है वो काफ़ी अच्छा आपने सॉल्व किया होगा। अब बस हम उसी को एग्जामिन करेंगे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, कितने क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है। अगर रॉन्ग किया है तो क्या उसमें रॉन्ग था, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। अब इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना ये जो टेस्ट पेपर सोल्यूशन है इससे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है, देखो एज ये जो टेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया था, तो इसमें हम लोगों ने हर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन लिया है। हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस लिया है, हमने यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, हमने यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों की जो है एक ओवरऑल पूरी अच्छी तरह से क्या हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, पूरी अच्छी तरह से हर एक जो है चीज़ में आपको अच्छे से पता हो कि आपको किसे कैसे सॉल्व करना होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे ही क्या लिए हैं, सारे ही काइंड ऑफ क्वेश्चंस को किया गया है इंक्लूड। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए इनके सोल्यूशन देखते हैं एंड आई रियली होप कि आप लोग इसे एक बार खुद सॉल्व कर चुके हो। अगर नहीं किया है तो आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रियल वेज रेट इज डैश टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, ये हम किसके हिसाब से बता रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, सब कुछ हमने पढ़ा और सब कुछ न्यू है। अब मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल रूट लेवल से सब कुछ नहीं समझाने वाली हूँ, रीजन बीइंग कि वो मैं आपको नंबर ऑफ टाइम समझा चुकी हूँ। सिर्फ जो जरूरी पार्ट है, सिर्फ जितना मुझे बताना जरूरी है कि इससे आपको जो है चीजें आप रिमेंबर रख सकते हो, सिर्फ मैं वो चीजों पर फोकस करने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ा रही हूँ और इसी के साथ साथ मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगी, ये चीज पर मैं नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका रियल वेज रेट है
दैट इज व्हाट, डैश टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इक्वल, मोर, लेस और नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर है आपका इक्वल। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना क्या है कि जो रियल वेज रेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल। मतलब कि एक जो लेबर है वो कितना प्रोडक्टिव है, एक जो लेबर है वो कितना वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से जो है उसके वेजेस उसे दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका क्या मतलब होता है? सीधा सीधा मतलब होता है कि एक पर्सन जितना काम कर रहा है उसके काम के हिसाब से उसको पे करो। अगर कोई कम काम कर रहा है उसको कम पे करो, कोई ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पे करो। जितना काम किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाए। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। According to the classical economist, there always exists dash equilibrium in the economy. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग हमेशा इकोनॉमी में कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नन ऑफ दीज। ये चीज हमने बहुत ही क्लियरली पढ़ी है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में अटेन किया जा सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। लेकिन यहीं पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं इनका मतलब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इस चीज को जो हमारे कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, लाइक एक जो सबसे ज्यादा हम बोलेंगे फेमस जो रहे हैं हमारे इस चैप्टर में, दैट इज जो कीन्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल है या जो हम बोलें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो अटेन की जा सकती है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट वाली जो कंडीशन है उसमें जो है इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the determining factor of equilibrium income in the Keynesian's viewpoint? ठीक है, क्या है कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है किस चीज के लिए? इक्विलिब्रियम इनकम के लिए Keynesian's व्यू पॉइंट के हिसाब से। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो हम किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? या इक्विलिब्रियम इनकम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सा इतना मतलब समझ लो कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो हमें कैसे मिलता है। बिकॉज जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल हमें पता है वहीं पर ही तो जो इनकम जो भी करस्पॉन्डिंग इनकम चल रही होगी वो इक्विलिब्रियम इनकम कहलाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन क्या है आपका? नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही जो है ये डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल बनते हैं उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो हमें पता चलती कि कौन सी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम जो है उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कह सकते हैं। सो दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following does not lead to fall in AD? इनमें से कौन सा है जो कि AD को फॉल नहीं करवाता है? मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनमें से किन की वजह से फॉल नहीं होती है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स? एग्रीगेट डिमांड होती है आपकी इकोनॉमी की फुल डिमांड। ठीक है, हम बोलेंगे कि सारी ही जो एक सम टोटल ऑफ डिमांड जो है, सारे ही सेक्टर, सारी ही जगहों से जो डिमांड आती है उन सबका जो सम टोटल है दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट क्या होता है? पूरा सम अप। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? आपकी फुल डिमांड, और एक पूरी हम सम अप डिमांड बोलेंगे। तो क्या है जो कि एग्रीगेट डिमांड को फॉल नहीं करवाती है? ठीक है, इनमें से ऑप्शंस है फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फॉल होना मतलब कि जो प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं अब वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमने कम कर दिए। मान लो पहले मैं 500 रुपीज स्पेंड कर रही थी, अब मैं 300 रुपीज ही स्पेंड कर रही हूं। तो क्या जब मैं 500 से 300 रुपीज स्पेंड करने पर आ गई तो क्या मेरी डिमांड मैंने कम की है?
ऑब्वियस सी चीज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की मैंने डिमांड कम की होगी। तो दैट मीन्स अगर फॉल हो रहा है आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसकी वजह से आपका एडी भी फॉल होगा। हमें बताना है डज नॉट लीड वाला ऑप्शन, तो डज नॉट लीड में आपका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर फॉल इन एक्सपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट होता है हमारे गुड्स की डिमांड बाहर किसी कंट्री में, ठीक है, ये इसका होता है एक्सपोर्ट, कि हम अपने गुड्स, अपनी कंट्री के जो गुड्स हैं वो कितने दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया फॉरेन में डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड। अगर एक्सपोर्ट फॉल हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अब जो है दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में हमारे गुड्स की डिमांड हो गई है फॉल, तभी जो है ये एक्सपोर्ट फॉल हो रहा है। तो जब ये वो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि अब उतनी डिमांड ही नहीं हो रही, उतने लोग मांग ही नहीं रहे हमारे गुड्स को, तो सिंपल सी चीज है, वहां से क्या हो गया? आपकी डिमांड कम हुई। एग्रीगेट डिमांड में आपकी डोमेस्टिक डिमांड भी आएगी और आपकी इंटरनेशनल या फिर हम बोले फॉरेन डिमांड भी आएगी। अब अगर फॉरेन डिमांड भी कम होती है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा एडी पर उसका इफेक्ट हुआ है, पूरी एग्रीगेट डिमांड पर उसका इफेक्ट हुआ है। एग्रीगेट डिमांड भी क्या होने लगती है? फॉल होने लगती है। तो अब फॉल इन एक्सपोर्ट लीड्स टू फॉल इन एडी, ठीक है। फिर आता है फॉल इन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि आप दूसरी कंट्री के गुड्स डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आप फॉरेन गुड्स को डिमांड कर रहे हो। अब हम बोल रहे हैं कि जो आपकी इंपोर्ट है वो फॉल हो गई। मान लो कि हमारी कंट्री की जो इंपोर्ट थी वो होती थी 1000 रुपीज की, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करना है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मान लिया कि 1000 रुपीज जो है वो हम लोग इंपोर्ट करवाते, मतलब हम 1000 रुपीज के गुड्स जो है वो इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन अब जो है वो फॉल हो गया और वो 500 रुपीज पर आ गया। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है 500 का, ये डिमांड कहीं ना कहीं से तो एक कंज्यूमर पूरी करेगा। कहां से करेगा अब वो इस चीज को पूरी? अब हो सकता है ना, और हो क्या सकता है, यही चीज होगी कि अब वो जो है डोमेस्टिक गुड्स पर रिलाय करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब आपके इंपोर्ट फॉल हो रहे हैं तो क्या उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है? नहीं, एग्रीगेट डिमांड किसकी फॉल होगी? जिस भी कंट्री से हमारे पास में गुड्स आ रहे होंगे उनकी, ठीक है। तो जो आपका फॉल इन इंपोर्ट है उसकी वजह से आपकी जो एडी है वो फॉल नहीं होती है। डज नॉट लीड, दिस डज नॉट लीड टू फॉल इन एडी, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन डी क्या है? फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर करती है, वेरियस काइंड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है। अब अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है तो दैट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कम होने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी फॉल होने लगेगी। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ है? और ऑप्शन सी, दैट इज फॉल इन इंपोर्ट्स। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। On account of injection and withdrawals, equilibrium level of income undergoes a shift, no shift, a dispersal, no change. इंजेक्शन क्या हो गया? इंजेक्शन का मतलब हो गया कि आप जो इकोनॉमी में मनी डाल रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है वो हम बोल सकते हैं कि हम जो है कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक काइंड ऑफ इंजेक्शन हो गया, ठीक है। कोई लोन्स वगैरह एक्स्ट्रा मनी कहीं से आया वो इंजेक्शन हो गया। व्हाट इज विड्रॉल? विड्रॉल होता है कि आप जो है इकोनॉमी में से मनी बाहर ले जा रहे हो, दैट इज सेविंग्स। हम इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इफ वी आर सेविंग मनी तो हम जो है उस पर्टिकुलर मनी को हमारी इकोनॉमी में नहीं आने दे रहे हैं। तो ये जो हम सेव कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज विड्रॉल, ठीक है। ये हम कर रहे हैं क्या? विड्रॉ कर रहे हैं अपनी जो इनकम है, या हम बोलें कि जो हमारा पूरा मार्केट है उसमें से हम जो है मनी को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन और विड्रॉल है स्टूडेंट्स, इनकी वजह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? दैट अंडरगोज अ शिफ्ट, नो शिफ्ट, अ डिस्पोजल एंड नो चेंज। तो अगर कोई भी काइंड ऑफ इंजेक्शन और विड्रॉल है तो उसकी वजह से कोई ना कोई चेंजेस तो होंगे ना, राइट। तो सीधी सी बात है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है उसमें क्या होगा? शिफ्ट होगा, ठीक है। सो दैट विल अंडरगो अ शिफ्ट, ठीक है। नो शिफ्ट, अ डिस्पोजल एंड नो चेंज वाली चीज नहीं होगी। ऑल राइट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ।
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को? हम असर्शन पढ़ते हैं, बताते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, हम रीजन पढ़ते हैं और बताते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर दोनों ट्रू निकल जाए तो फिर हम क्या बताएंगे कि जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीजें हम लोग करते हैं अपने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। आई गेस कि अब आप लोग जो हो बहुत ज्यादा प्रो बन चुके हो आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में, बिकॉज हमने जो है बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं और हर एक चैप्टर में हमने जो है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई गेस कि वो चीजें आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। नाउ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो क्या गिवन है, असर्शन पढ़ें जरा। According to Keynesian's theory, equilibrium level is always achieved at full employment level. Keynesian's theory के हिसाब से जो equilibrium level है वो हमेशा, ठीक है, हमेशा कब अचीव किया जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अचीव किया जाता है। क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किनीजियंस थ्योरी के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी अचीव हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी अचीव हो सकता है एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी अचीव हो सकता है, राइट। तो आपका ये जो असर्शन है ये क्या है? ये आपका फॉल्स है, राइट। बिकॉज इसमें क्या बोला गया है, ये जो ऑलवेज टर्म आ गया इसकी वजह से आपका जो असर्शन है वो फॉल्स बनता है, ठीक है। उसके बाद में जो रीजन है वो क्या लिखा हुआ है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तो इसका मतलब क्या है कि नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड होना चाहता है, ठीक है, ही वांट्स टू वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसके अलावा एक और टर्म क्या आ जाता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो काम करने के एबल भी है, वो काम कर सकता है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है काम करना। तो फिर ऐसे केस में हम है उसे क्या बोलते हैं कि वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, वो अपने मन से काम नहीं कर रहा है, राइट। तो वो चीज हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट में आती नहीं। अब वो खुद ही काम नहीं कर रहा है, उसे करना ही नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो हमारा अनएम्प्लॉयड पर्सन हम नहीं कहेंगे, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बोल रही हूं कि हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि हर एक वो पर्सन जो काम करना चाहता है उसे काम मिल रहा है और वो काम कर रहा है, ये होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। तो क्या ये चीज सही है कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? तो यस, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मतलब कि आपका जो ऑप्शन डी है ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। असर्शन क्या है आपके पास में? फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट एम्प्लॉय जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या ये चीज सही है? यस, बिल्कुल सही है। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बोल रही हूं तो फुल एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर एक वो पर्सन जिसे काम करना है उसे काम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन देयर इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो कि एबल हैं, जो कि जिन्हें की करना चाहिए उस वर्किंग स्लैब के अंदर आते हैं, फिर भी वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो हम कहेंगे तो उन्हें अनएम्प्लॉयड ही। अब वो भले ही इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक जनरल जो हमारा परसेप्शन है वो हम यही कहेंगे कि यार ये क्या है, ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, राइट, अनएम्प्लॉयड है, तो बस वो अनएम्प्लॉयड उसे कहा जाएगा, राइट। तो जब हम बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है दैट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाई जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू। रीजन में लिखा है देयर आर सर्टेन पीपल इन द इकोनॉमी who are both voluntary as well as involuntary unemployed and there also exists certain level of natural unemployment in an economy, ठीक है।
कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है इकोनॉमी में, उसके अलावा सर्टेन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपका जो रीजन है ये बिल्कुल ट्रू है। और ये जो रीजन है क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को? तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल कर रहा है, राइट। तो आप क्या बोलोगे, आपका असर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके? असर्शन का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आए। If in an economy saving function is given as s is equals to minus 50 plus 0.2y and y is equals to 2000 crores, consumption expenditure for the economy would be rupees 1650 crores and the autonomous investment is rupees 350 crores and the marginal propensity to consume is 0.8. ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई और आंसर विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस। देखो क्या गिवन है, यहां से यहां तक का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में गिवन है, मतलब कि हमें बोला गया है कि एक इकोनॉमी में जो सेविंग फंक्शन है वो ये गिवन है और जो इनकम है दैट इज 2000 करोड़। इसके अलावा आपसे ये बोला गया है कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन परसिस्ट करती है, ठीक है, कि सेविंग इतनी है, इनकम इतनी है, तो फिर ऐसे केस में जो कंजम्पशन है वो 1650 करोड़ होगा, इन्वेस्टमेंट आपका 350 करोड़ होगा और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर वो 0.8 होगी। क्या ये तीनों फिगर्स सही है? ये हमें जस्टिफाई करना है, ये हमें बताना है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि क्या ये तीनों ही फिगर्स जो है वो सही है या नहीं है। अगर इनमें से एक भी फिगर जो है वो फॉल्स निकल जाता है स्टूडेंट्स, तो आप कंप्लीटली ट्रू नहीं बोलोगे, फिर आप प्रॉपरली बताओगे कि किस चीज की जो है आपके पास में यहाँ पर जो फिगर गिवन है वो सही और किसका गलत है, ठीक है। इसके अलावा आपको बोला गया है जस्टिफाई और आंसर विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस, आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस भी करनी होगी। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा अपना जो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हम इन तीनों फिगर्स पर ध्यान नहीं देने वाले हैं, हम सीधा सीधा जो है हमें जितनी कैलकुलेशन आती है उसके हिसाब से हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एमपीसी को करेंगे फाइंड आउट, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो हमने फाइंड आउट किया है और जो ये नंबर्स दिए हैं ये सेम है या नहीं है। ओके, आई गेस ये चीज आ गई समझ में। अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन को, ठीक है। वी नो सेविंग कितनी है स्टूडेंट्स, सेविंग है आपकी -50 + 0.2y, और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होती है, ये चीज हमें पता है, ठीक है। सेविंग आपके पास में है -50 + 0.2y, y भी हमें पता है कितना है, 2000 करोड़ है, तो उस y की जगह पर मैं 2000 लिख दूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू i। ऑलराइट, अब इस -50 को हम एज इट इज रहने दें, प्लस 0.2 इंटू 2000 करना है, 2 इंटू 2000 करूंगी तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4000। यहाँ पर एक नंबर के पहले क्या है हमारा, डेसिमल है, तो इधर भी हम जो है एक नंबर के पहले अपना डेसिमल लगा देंगे, दैट इज ये क्या बन गया 400.0, जिसका मतलब क्या हो जाता है 400, ठीक है। -50 + 400 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हम करेंगे माइनस, लेकिन साइन हम प्लस का लगाएंगे। प्लस का क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बिगर नंबर है उसके आगे पॉजिटिव का साइन है, तो -50 + 400 क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 350 करोड़ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, ₹350 करोड़। क्या ये चीज सही है, यस ये बिल्कुल ट्रू है। ऑलराइट, सो ₹350 करोड़ इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। आपने एक कैलकुलेशन कर दी ना हो, अब मैं आपको जो है तीनों की कैलकुलेशन यहीं पर ही बता देती हूँ, इसके बाद में आपको मैं प्रॉपर इसका जो प्रॉपर वे में जो लिखना है आपको वो वाली स्लाइड्स भी दिखा दूंगी, बट मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब हमारी ये हो गई, उसके बाद में स्टूडेंट्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी नो कि ये जो सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट तो 350 करोड़ है, लेकिन ये सेविंग को भी अगर मैं पूरे को डिकोड कर दूं तो ये मेरी कितनी आ जाती है, 350 करोड़ आ जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 350 आता है ना। नाउ वी नो कि इक्विलिब्रियम है, तो
ऐसे क्वेश्चंस में लिखा हो या ना लिखा हो कि आपकी जो इकोनॉमी वो इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है, ये नहीं लिखा है तो भी हम यही मानते हैं कि यस आवर इकोनॉमी इज वर्किंग ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है। इस i की जगह पर मैं s भी लिख सकती हूँ या इसकी जगह पर मैं i भी लिख रही हूँ तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज दोनों की जो वैल्यू वो सेम आती है। y हमें पता है कितना है स्टूडेंट्स, y हमारा है 2000, कंजम्पशन हमें करना है फाइंड आउट, और i हमारे पास में कितना है 350 है। i की जगह पर आप सीधा सीधा s लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्लस 350 है ये आ जाएगा हमारे 2000 के पास में, उधर प्लस है इधर माइनस में आ जाएगा। 2000 माइनस 350 विल गिव यू व्हाट, c, है ना। अब 2000 माइनस 350 आंसर क्या आएगा इन दोनों को माइनस करने पर, दैट वुड बी 1650, राइट। 300 माइनस किया 1700 बचा, उसमें से 50 और माइनस किया तो 1650 बचा, ठीक है। तो 1650 बचा, दैट वुड बी रुपीज 1650 करोड़ इज इक्वल्स टू सी। सी होता है हमारा कंजम्पशन, ठीक है। तो ये कंजम्पशन आ गया आपका कितना 1650 करोड़, ये चीज हो गई आपकी, एक और चीज करेक्ट हो गई, ठीक। आई गेस ये कैलकुलेशन भी क्लियर। इसके बाद में अब आता है हमारे पास में एमपीसी की कैलकुलेशन, ठीक है। एमपीसी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वी नो एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस किया जाता है, ऑलराइट, ये हमें पता है। सेविंग फंक्शंस गिवन है स्टूडेंट हमारे पास में, ये जो सेविंग फंक्शन है ये 0.2 किस चीज को डिफाइन करता है, सेविंग फंक्शन अगर मैं अपने जो सिंबल्स हैं जो हमारे डिनोशंस है उसके साथ में लिखूं तो कैसे लिखते हैं हम, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। What does this by B stands for? B stands for MPC, right? That is marginal propensity to consume. 1 minus B क्या होता है, 1 minus B होता है हमारा MPS, मतलब कि ये जो 0.2 है ये क्या है, ये है आपका MPS। अगर मुझे MPC को फाइंड आउट करना है, MPS गिवन है तो कैसे करते हैं हम, MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS करके, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 कितना आ जाता है हमारा 0.8 आ जाता है। तो क्या आपके पास में ये जो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिखा है ये 0.8 लिखा है, बिल्कुल। तो ये भी क्या बनता है, ये भी हमारा ट्रू जो है बन रही है, मतलब कि ये जो तीनों ही फिगर्स है 1650, 350 और 0.8 तीनों ही फिगर्स क्या निकले हमारे, ट्रू निकले हैं, करेक्ट निकले हैं। इसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं एक एक कैलकुलेशन के साथ में, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो देख लो। नाउ देखो आप लोग स्टूडेंट्स, ये जो है ना इस चीज के लिए आप एक लाइन छोड़ सकते हो, स्टार्टिंग में एक लाइन आप लीव कर दो, उसके बाद में आप आपकी पूरी कैलकुलेशन कर दो। आपने देख लिया सारे ट्रू है तो वापस आकर यहाँ पर आपने लिख दिया जो आपने एक लाइन आप लीव करके गए थे उस पर कि यस ऑल द गिवन वैल्यूज आर करेक्ट। अगर ऐसा नहीं लिखना है, सेकेंड ऑप्शन भी है, अगर आपको लग रहा है कि अभी हम भूल गए लाइन वाइन छोड़ना, नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन कर दो, एट द एंड बता दो कि हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट ऑल द वैल्यूज गिवन आर करेक्ट, ठीक है। आप एंड में लिखो, आप स्टार्टिंग में लिखो, कहीं पर भी लिखो, लेकिन ये लिखना जरूर है कि हाँ आपकी जो वैल्यूज हैं, जो गिवन वैल्यूज है वो करेक्ट है या नहीं है, इस चीज को डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यस ऑल द वैल्यूज आर करेक्ट, इसे हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हमने एस निकाल दिया, दैट इज 350 करोड़ का। अब मैं वापस से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, रीजन बीइंग कि मैंने अभी अभी आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो एस आ गया हमारा 350 करोड़, दैट सेम गोज टू योर इन्वेस्टमेंट जो कि 350 करोड़ हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वी नो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो इस हिसाब से हमने जो है अपना जो कंजम्पशन है वो निकाल लिया। उसके बाद में एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये एट दी एंड क्या किया 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8 जो है ये हमने बता दिया है, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज भी हो गई क्लियर आप लोगों को अच्छे से, ठीक, मतलब कि ये जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया, एकदम इजी सा ही हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन व्हाई। इकोनॉमिस्ट जो है वो जनरली किस बात से कंसर्न्ड रहते हैं या किस बात से कंसर्न्ड है, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होने लगे तो दैट इज अ कंसर्निंग मैटर हो जाता है वो, ऐसा क्यों।
देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है, लोगों की टेंडेंसी टू सेव, ठीक है, कि वो अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हैं। अगर उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगी तो दैट क्लियरली मीन्स कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम होगी। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमें पता है, दैट इज लोगों की टेंडेंसी टू कंज्यूम, ठीक है, कितना कंज्यूम वो करना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी। अगर हम बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ रही है, एक पर्सन की जो इनकम है वो है 100 रुपीज, पहले वो 80 रुपीज जो है वो कंज्यूम करता था और वो सेव करता था 20 रुपीज, लेकिन अब उसकी जो टेंडेंसी है वो हो रही है चेंज, ठीक है, नाउ ही इज सेविंग 50 रुपीज एंड कंज्यूमिंग 50 रुपीज। अब वो और चेंज हो रही है, अब वो सेव कर रहा है 80 रुपीज और कंज्यूम कर रहा है 20 रुपीज। तो अब ये जो इंक्रीजिंग एमपीएस है, ठीक है, ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हम बता रहे हैं, ये जब इंक्रीज होगी या एक पर्सन अगर सेव ज्यादा करेगा तो दैट क्लियरली मीन्स कि वो कंज्यूम कम करेगा। तो जब कंजम्पशन कम होगा स्टूडेंट्स तो इकोनॉमी में वापस मनी कम आएगा, एंड वी नो कि जब मनी आता है तभी तो वो और मल्टीप्लाई होता है, राइट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये सारे हमने पढ़े हैं। तो जब मनी इकोनॉमी में आएगा ही नहीं तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा। ये जो सेव किया गया मनी है ये एक पर्सन के, मान लो मैं बोल रही हूँ उसके लॉकर में रखा हुआ है, तो वो रखा ही है, उस 20 रुपीज का 20 ही रहना है, वो 200 नहीं बन सकता। लेकिन अगर वही सेम 20 रुपीज मार्केट में आ जाए तो वो 200 जरूर बन सकता है। तो ये एक कंसर्निंग मैटर क्यों है एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अगर हम सोचे तो, बिकॉज उन्हें दिख रहा है कि वो जो 20 रुपीज है वो कितना वेस्ट हो रहा है, उसी 20 रुपीज से 200 रुपीज का जो है वो प्रोडक्शन हो सकता था, हम बोले कि वो 200 में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा बिकॉज एक पर्सन ने उसे सेव कर लिया। अब वो अगर कम सेव कर रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी सेविंग बढ़ जाए, कंजम्पशन कम हो जाए, तो कंजम्पशन कम हुआ है इसका मतलब कि सीधा सीधा जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी, सप्लाई अभी कम नहीं हुई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद में जब तक अगर ये एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी तो धीरे धीरे जो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी कम होने लगेगी। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन जो है वो क्या होने लगेगा, प्रोडक्शन होने लगेगा आपका डिक्रीज। प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, हमारी जीडीपी, हमारी नेशनल इनकम, ये सारी जो है ये रिड्यूस होते हुए दिखेगी। हमने पढ़ा है नेशनल इनकम में कि क्या होता है, ये है आपके मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो अगर प्रोडक्शन कम है तो ऑल दी मनी वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा दैट मीन्स आपकी जीडीपी, आपकी नेशनल इनकम ये हो रही है कम। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो रहा है अब, तो अब जो एक प्रोड्यूसर है उसको कम लोगों की जरूरत है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से जो पावर्टी है वो क्या हो जाएगी, पावर्टी हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आपको इतना खिचड़ी बना बना के नहीं लिखना है, आपको एकदम जो है प्रिसाइज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपका आंसर लिखना होगा। ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको एक एक्चुअल में रूट कॉज पता होना चाहिए कि ये कंसर्निंग मैटर है क्यों, कि अगर कोई सेव कर रहा है और कंज्यूम कम कर रहा है तो वो कंसर्निंग क्यों है। क्योंकि हम एज अ फैमिली अगर मैं बात करूं तो आपकी फैमिली में ये बोले ही जाता होगा कि बेटा खर्चा कम करो, कंजम्पशन कम करो, ज्यादा सेविंग करो। तो उस पॉइंट पर देखें तो सेविंग अच्छी है, लेकिन इनके हिसाब से देखें तो सेविंग बुरी है। तो क्यों बुरी है, तो उसका जो है प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि क्यों बुरी है वो, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसका जो है आंसर देख लेते हैं। मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया, आंसर हम इतना सा देख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको हायर मार्क्स पे पूछा जाए तो फिर आपको इसका आंसर भी थोड़ा सा जो है एलैबोरेटेड वे में बताना होगा।
फिर जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई है ना, बोली है ना, उसका जो है आपको प्रॉपर आंसर देना होगा, ठीक है, उसको प्रॉपर वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक। सो सिंस द सम ऑफ द एमपीसी एंड एमपीएस इज यूनिटी, any increase in marginal propensity to save would directly lead to decrease in marginal propensity to consume। बस यही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर marginal propensity to save बढ़ेगा तो marginal propensity to consume जो है वो decrease होगा। This means that may lead to lesser proportion of of the additional income going to consumption, which is a vital factor of aggregate demand and expenditure। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ये जो increasing MPS है, ठीक है, ये किस चीज को लीड कर रहा है? This is leading to lesser proportion of the additional income going to aggregate demand और expenditure, ठीक है, जो additional income है उसका कम proportion जो है वो आपके aggregate demand या expenditure के पास में जा रहा है, ठीक है। This may further lead to fall in equilibrium level of the income in the economy। ऑल राइट, इस चीज को ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इक्विलिब्रियम फॉल होगा, फिर सप्लाई फॉल होगी, फिर उसकी वजह से आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होंगी। तो इफ इन एनी केस अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाए, अगर आपसे 6 मार्क्स के अराउंड पूछ लिया जाए, तो आप एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अगर आपका फॉल हो रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट दैट इज SNI अप्रोच। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हमें सिंपली क्या बताना है कि SNI अप्रोच के अकॉर्डिंग या SNI अप्रोच के हिसाब से जो है हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचती है। एकदम सिंपल है, देखो वी नो कि इक्विलिब्रियम जो है वो AD इज इक्वल्स टू AS पे मिलता है। ये चीज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी, जो हमारा फर्स्ट अप्रोच था दैट वाज AD इज इक्वल्स टू AS, ठीक। AS जो है स्टूडेंट्स वी नो कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम के इक्वल होती है। तो दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि AD इज इक्वल्स टू Y, या फिर यहाँ पर AS भी बोल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब AS इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू, अब इसकी इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, ये जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है हमारी, वो किसका सम अप होगी, वो होगी आपकी एक टोटल ओवरऑल इनकम चाहिए। तो या तो एक कंज्यूमर, या हम बोले कि जो भी जनरल पब्लिक है वो या तो कंजम्पशन कर रहे होंगे या सेविंग्स कर रहे होंगे, इन दोनों को मिलाकर एक पर्सन की इनकम निकलती है। तो वैसे ही जब हम सारे लोगों की कंजम्पशन और जो आपका सेविंग है उसे जब ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगा। दैट इज AS क्या हो जाता है आपका C+S हो जाता है। AD वी नो जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, 2 सेक्टर मॉडल में ही हम लोग लेते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये होता है आपका C+I दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो C+I इज इक्वल्स टू C+S। ऑल राइट, ये C और C कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है, I इज इक्वल्स टू S दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। नाउ अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं करना, हमें जो है प्रॉपरली एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, मतलब कि हमारा जो पूरा ये कंसेप्ट है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, इसे हमें लिखना है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 या 6 मार्क्स में पूछा जाए तो फिर आप जो हो ये वाला कंसेप्ट वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि बात यही आएगी कि हम कितना उसको जो है एक्सपांड करें। तो अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा और लिखना है तो ये 3 लाइंस आप और लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर दो, उसमें आप जो है आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो समझा दो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख दो। अगर 6 मार्क्स का है, जैसे कि 3 मार्क्स में चलो एक काम किया आपने स्टेटमेंट और ये लिख दिया, अगर ये यही 6 मार्क्स का आ जाए तो फिर आपको जो है स्टूडेंट्स क्या क्या करना होगा, इसमें जो है आपकी ये जो अप्रोच है इसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड आपको क्या करना होगा, इसका शेड्यूल बनाना होगा, ऑल राइट। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, थर्ड थिंग जो है वो इसको कर्व के थ्रू या फिर हम बोले ग्राफ के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन करना होगा।
तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स आपको जो है आपका आंसर लिखना होता है। अगर ये शॉर्ट आंसर्स में पूछा गया है तो आप कम लिखोगे, मतलब कि सिर्फ जो है थोड़ा प्रिसाइज मैनर में लिखोगे। अगर ये लॉन्ग आंसर्स में पूछा गया है तो फिर आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, लॉन्ग ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड करोगे। ऑल राइट, आई गेस ये हो गया क्लियर। अब इसका आंसर देख लें क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो इसके आंसर में हमने एकदम शॉर्ट आंसर के हिसाब से इसका आंसर लिखा है, बाकी की चीजें मैंने आप लोगों के ऊपर लीव कर दी है। आपको शेड्यूल और ग्राफ मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है और आपकी बुक में भी बहुत ही क्लियरली आपको इसका शेड्यूल और ग्राफ मिल जाएगा। तो वहां से एक बार इसका शेड्यूल और ग्राफ भी पढ़ लेना, ताकि ये जो पूरा हमारा कंसेप्ट है SNI अप्रोच, ये पूरा ही कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एज पर दी SNI अप्रोच, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एक्स एंड सेविंग्स आर इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो एक जो टर्म मैं आप लोगों को इतने पूरे एक्सप्लेनेशन में बोलना भूल गई, दैट वाज एक्स एंड, ठीक है। दो कंसेप्ट पढ़े, एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट। नाउ व्हाट इज एक्स एंड? एक्स एंड होता है जो कि प्लान्ड होती है, हमने पहले से इतना प्लान करके रखा है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम जो है प्लान्ड ही चीजें लेंगे, दैट इज कितनी हमने प्लान्ड सेविंग्स है हमारी, कितना हमारा प्लान्ड जो है इन्वेस्टमेंट है। एक्स पोस्ट होता है जो एक्चुअल में आया है, तो हमें एक्चुअल नंबर्स अपने इक्विलिब्रियम के डिटर्मिनेशन में नहीं लेने होते हैं। ओके, आई गेस ये चीज भी क्लियर है आप लोगों को। एक्स एंड जो है ना, ये वर्ड जरूर लिख देना वहां पे, ताकि आपका आंसर जो है ना वो और ज्यादा क्लियर रहे, ठीक। So savings and investments indicate leakages and injections respectively. Thus at equilibrium the leakages and injections are equal to each other. अब saving और investment क्या जो है signify करती है या क्या चीज indicate करती है? Leakage and injections. What is leakage? ये हमारी economy है, all right. This is our economy. Leakage हो रहा है मतलब कि कहीं से जो है कोई डाउनफॉल हो रहा है, या हम बोलेंगे कहीं से हमारी इकोनॉमी का जो मनी है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, दैट इज लीकेज। तो लीकेज कब होगा, इन्वेस्टमेंट में या सेविंग में? एकदम सिंपल है इसका आंसर, दैट वुड बी सेविंग्स। ऑलराइट, अगर सेविंग्स की जा रही है तो लीकेज वाली चीज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या हुआ कि जो मनी है उसे हमने इकोनॉमी से बाहर ले आए, उस मनी को जो है हम इस इकोनॉमी में नहीं लेकर आ रहे हैं, इसलिए उसे हम बोलेंगे कि दैट इज लीकेज। और जब इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी इकोनॉमी में हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इकोनॉमी में हम मनी डाल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज इंजेक्शन। जब इंजेक्शन लगता है तो कोई भी जो भी इंजेक्शन में जो भी मेडिसिन होती है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो वही इंजेक्शन में क्या है, मनी को इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक। और लीकेज आपके जो है टैप में लीकेज हो गया, दैट इज व्हाट, कि उसको बंद किया है तो भी उसमें से जो है पानी गिर रहा है, तो वो जो है वो पानी वेस्ट हो रहा है, मतलब कि वेस्ट हो रहा है इन द सेंस हम यही बोलेंगे कि वो लीकेज हो रहा है, ठीक है। कहीं से पाइपलाइन में कुछ हो गया या किसी भी चीज में कुछ हो गया, लीकेज हो गया, मतलब कि वो बाहर निकल रही है उसके अंदर की जो भी चीज है। सो दैट इज व्हाट, सेविंग, ठीक है। तो आपका जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये क्या इंडिकेट करते हैं, आपके लीकेज और इंजेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर जो लीकेज और इंजेक्शंस है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि जितना मनी आप इस इकोनॉमी से बाहर ले जा रहे हो उतना ही मनी इस इकोनॉमी में वापस भी इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि सीधी सी बात है कि इकोनॉमी में ना तो मनी जो है वो कम जाएगा ना ही वो ज्यादा बढ़ेगा। दैट मीन्स जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो मेंटेन्ड रहेगी। अगर यहां से आपने इनकम को निकाली है, लीकेज हुआ है, अगर सेविंग्स हमने की है तो वही इंजेक्शन भी होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अगर मनी इन्वेस्ट हो रहा है तो सिंपल सी चीज है कि उसकी सेविंग कर दो, ठीक है, ताकि जो आपकी इक्विलिब्रियम है, जो आपका इक्विलिब्रियम इनकम है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, और जो इकोनॉमी है उसमें मनी जो है वो कम या ज्यादा नहीं होगा इक्विलिब्रियम लेवल से, ठीक है। तो इसलिए जो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर आपके ये जो इंजेक्शंस और सेविंग्स होते हैं, या आई शुड से इंजेक्शंस एंड लीकेजेस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑलराइट, तो देखो अब इस आंसर को अच्छे से फ्रेम करने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। एक तो जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा
के आई थी पहले ही इस आंसर को देखने से पहले, वो हो गया। उसके बाद में इस आंसर में हमें 2-3 जो है न्यू पॉइंट्स मिल गए, दैट इज ये इंजेक्शन लीकेज वाला कंसेप्ट, एक्स एंड हमें लिखना है, ये हमें समझ में आया, ठीक है। तो आई गेस कि अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर है व्हाट वुड बी द करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब इसी के साथ में आगे चले। देखो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले, कंसेप्ट सेम है, आप सभी लोग जो एक ही बुक पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, एक सेम सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, लेकिन फिर भी जो है किसी के मार्क्स ज्यादा है, किसी के कम है, राइट। अब मान लो कि आप सब लोग एक ही आंसर लिख रहे हो, तो ठीक है, सबके इक्वल मार्क्स आने चाहिए, लेकिन वही क्या होता है कि आपने आंसर सही लिखा है, आपके साइड वाले ने भी आंसर सही लिखा है, लेकिन साइड वाले को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है हमसे। क्यों मिला है? हो सकता है उसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, हो सकता है उसका जो प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग है वो बहुत अच्छी हो। तो आपका जो है ना सिर्फ और सिर्फ वहां पर ये नहीं कि हमने बस पढ़ लिया और हमने लिख दिया है, उसको प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर टर्म्स का यूज करना जरूरी है, ताकि एक जो एग्जामिनर है उसे लगना चाहिए कि हाँ इस स्टूडेंट को नॉलेज है, इसने जो है अच्छे से पढ़ाई की है। और आपकी कॉपी देख के ना एक एग्जामिनर जो है वो खुश होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं कि अब इतना सारा पढ़ो, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एकदम आपकी जो नोटबुक है वो नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करो, पेंसिल का यूज करो, एक सही मैनर में आपका जो आंसर है उसे फ्रेम करो, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तभी जो है आप आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छा जो है स्कोर कर पाओगे मार्क्स। आपके आंसर का जो कंटेंट है वो तो मैटर करता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ में ये जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं ये भी बहुत मैटर करती है, तो उन पर भी आपको जो है ना थोड़ा टाइम देना जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर स्केल पेंसिल लो, उसके बाद में स्केल से और पेंसिल से या फिर पेन से जो है एक लाइन ड्रॉ करो, ताकि वो क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो गया है, यहाँ पर इस चीज का आंसर खत्म है। आपको जो है ना बहुत ज्यादा बल्कि बनाने की जरूरत नहीं है अपनी आंसर शीट को। द थिंग इज कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी पर फोकस मत करना, क्वालिटी पर फोकस करना। अब अगर मैंने ये टर्म बोला है तो ये मत बोलना है कि मैडम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमने उसके लिए ये आंसर लिख दिया, आप ही ने तो बोला था क्वालिटी पे जो है फोकस करना, क्वांटिटी पे नहीं। तो ये तो इनएप्रोप्रिएट चीज हो गई। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना जरूरी है उतना तो लिखो। ये नहीं बोल रही मैं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 8 पेजेस फिल कर कराओ, ये अगर मैं 8 पेजेस बोल दूं ना तो ये क्वांटिटी होती है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से जो उसकी प्रॉपर जो हमारा एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए वो आप प्रॉपरली लिखो, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तो दैट इज क्वालिटी। ओके, तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ इन एन इकोनॉमी consumption function is given as C is equals to 100 plus 0.75y and autonomous investment is rupees 150 crores. Estimate equilibrium level of income and consumption and saving at the equilibrium level of income. ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? आपको ये बोला गया है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इकोनॉमी में ये दिया हुआ है, ठीक है, और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 150 करोड़। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम AS इज इक्वल्स टू AD होता है, दैट इज AS को मैं लिख दूं Y, ठीक, Y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, ये हमें पता है एट इक्विलिब्रियम। नाउ अब अगर मैं इस y को फाइंड आउट कर लूं तो वो सीधा सीधा क्या मुझे बता रहा है कि हाँ ये हमारी जो भी आंसर आएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगी, राइट। तो y इज इक्वल्स टू C प्लस I हमें करना होगा फाइंड आउट। अब y तो आपके पास गिवन है नहीं, C गिवन है क्या? तो देखो C की ये वैल्यू गिवन है आपके पास में 100 प्लस 0.75y और I है क्या आपके पास में गिवन? यस 150 करोड़ गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी मेरी ये y की वैल्यू आएगी वो आएगी क्या? मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ऑल राइट, आई गेस ये चीज क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंजम्पशन एंड सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नाउ सबसे पहली चीज ये सेविंग देखो, सेविंग्स
एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किसके इक्वल होती है? अभी अभी इसके पहले ही क्वेश्चन पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, राइट। सेविंग्स जो है वो इक्विलिब्रियम पर इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो अब जो है ना आप डायरेक्टली बोल सकते हो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 150 करोड़। उसको फाइंड आउट नहीं भी करोगे ना पूरा, अगर प्रोसेस नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। अगर आपने बता दिया कि एट इक्विलिब्रियम वी नो एस इज इक्वल्स टू आई होता है, सो देयरफॉर एस वुड बी इक्वल टू 150 करोड़, ठीक है। उसके अलावा आपको एक क्या फाइंड आउट करना है? तो उसके अलावा आपको फाइंड आउट करना है कंजम्पशन। अब देखो आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, लेकिन वी एक्चुअली डोंट नो कि कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक। अब उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो, यहां से आपको मिलेगी एक y की वैल्यू, ठीक है। ये मान लो ये मेरी x वैल्यू यहां पर हमें मिल गई। अब ये जो x वैल्यू है स्टूडेंट्स, उसको आप यहां पर लिखो और इस पूरे को सॉल्व करो तो आपको कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा एक और प्रोसेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हमें पता है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, y आपको ये x मिला, I वी नो कि कितना है 150 करोड़ है, तो वो जो भी x की वैल्यू है, ठीक है, x माइनस 150 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? कंजम्पशन आ जाएगा। तो इन दोनों ही वे में से आपको जो इजी लगे आप उस वे से जो है आपका कंजम्पशन कर सकते हो फाइंड आउट, ठीक। तो आई गेस की पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर है कि हम इसमें क्या क्या और कैसे कैसे जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं इसका आंसर। देखो आंसर में हम लोग लिख रहे हैं c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 y एंड i इज इक्वल्स टू 150। ये हो गई हमारी गिवन चीजें, यहाँ पर लिख देना गिवन और फिर उसके नीचे जो है ये लिख दोगे, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला जो है वो आंसर करें हम लोग, तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, ये चीज मैंने अभी अभी बताई। तो y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 y प्लस 150। अब ये जो 0.75 y है इसे मैं उस साइड y के पास ले जाऊं तो यह आ जाएगा आपका y माइनस 0.75 y और यहाँ पर ये 150 और 100 को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये आ गया आपका कितना? 250, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो y माइनस 0.75 y है ये कितना हो गया? ये हो जाता है आपका 0.25 y इज इक्वल्स टू 250। अब सिंपल सी चीज है, y को यहीं पर रहने दो और इस साइड ले आओ आप 250 डिवाइडेड बाय 0.25। अब पॉइंट है, कैसे डिवाइड करें? तो पॉइंट हटा दो, 2 डेसिमल के पहले पॉइंट था ना, तो यहाँ पर हम 2 जीरोस लगा देते हैं। ऑल राइट, नाउ दिस वुड बी 1 एंड दिस वुड बी 10। 10 इंटू 100 आ जाएगा आपका कितना? 1000। तो रुपीज 1000 इन करोड़, ठीक है। तो y आपकी कितनी आ गई? y आपकी आ गई 1000 करोड़। कैसे फाइंड आउट किया है? एकदम सिंपल है, आई गेस क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद में जो सेकेंड वाला है उस पर आ जाए, तो c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 y, ये हमें पता है, ये हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन दिया है। अब इस y की जगह पर हम लिख देंगे क्या? 1000। तो 0.75 इंटू 1000 करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर कितना आएगा? 750। देखो अगर कंफ्यूजन है तो 75 इंटू 1000 कर दो, ये 75 इंटू 1000 कर दिया मैंने, ठीक है, 3 जीरोस लगा दिए। अब यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल था तो 2 जीरोस को कैंसिल कर देते हैं, बचता कितना है? 750, ठीक है। तो ये 750 और ये 100 प्लस 750 विल गिव यू व्हाट? 850। तो 850 रुपीज जो है 850 करोड़ जो है वो बनता है क्या हमारा? कंजम्पशन फंक्शन, नॉट फंक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है वो। उसके बाद में आपको क्या चाहिए? उसके बाद में आपको चाहिए सेविंग्स। तो y इज इक्वल्स टू c प्लस एस और s इज इक्वल्स टू y माइनस c, दैट वुड बी 1000 माइनस 850 जो कि कितनी आ गई आपकी? 150। अब इसको नहीं फाइंड आउट करके यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली ये बोल देते कि s इज इक्वल्स टू i एट इक्विलिब्रियम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये जो कैलकुलेशंस है हमारी आप लोगों को क्लियर है। ये जो दोनों ही एस्टिमेशंस हमें करने थे आई गेस ये दोनों ही आप लोगों को क्लियर हो गए अच्छे से। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है, ये एक्सप्लेन करना है कि एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे जो है अचीव करती है, अटेन करती है,
कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, ठीक है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच मतलब कि क्या हो जाएगा आपका ADAS अप्रोच, ठीक है। C प्लस आई विल गिव यू AD और AD के साथ में क्या आएगा आपका AS। तो ADAS अप्रोच जो है ये हमें करना है एक्सप्लेन, ठीक। चलो आंसर देख ले इसका। अब मुझे नहीं लगता है कि इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसका आंसर देखते हैं, आंसर के साथ ही आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड गिवन बाय C प्लस आई इज द प्लान्ड डिमांड बाय द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये चीज हमेशा याद रखना, जब हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम जो सारे हमारे वेरिएबल्स लेते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्स एंड होते हैं, दैट इज प्लान्ड होते हैं, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज हम किसी की भी नहीं लेते हैं, हम जो है प्लान्ड वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड गिवन बाय C plus I is the planned demand by various sectors of the economy. Whether this planned demand is realized or not depends on the amount of goods and services, that is aggregate output or Y produced in the economy. तो अब ये जो डिमांड है ये पूरी जो है रियलाइज्ड हुई या नहीं हुई, या फिर हम ये बोले कि ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये फुलफिल हुई या नहीं हुई, या हुई है तो कितनी हुई है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एग्रीगेट आउटपुट पर, या फिर हम इसे Y भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो एग्रीगेट आउटपुट दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू Y होता है। तो ये चीज जो है ये किस पर डिपेंड करती है, एग्रीगेट आउटपुट पर डिपेंड करती है। एग्रीगेट आउटपुट पर कैसे डिपेंड करती है, अब देखो हम लोग डिमांड कर रहे हैं 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड। अब 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड जो है वो अगर मैं डिमांड कर रही हूँ, या हम सब लोग मिलकर जो है अगर उसे डिमांड कर रहे हैं, तो वो फुलफिल तभी हो सकती है जब 10 यूनिट्स जो है वो मार्केट में आए उस गुड के। एक जो प्रोड्यूसर है वो उतने जो है प्रोडक्शन करे, तभी हमारी वो जो डिमांड है वो क्या होगी, फुलफिल हो सकेगी। तो इसलिए जो है हम यही बोल रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी तो प्लान्ड थी, लेकिन ये एक्चुअल में जो है सही कब बनेगी या किसके अकॉर्डिंग बन सकती है, एग्रीगेट आउटपुट की हेल्प से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिखा यहाँ पर, thus it is only when planned expenditure is equal to aggregate output does the economy achieve equilibrium, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल बन जाए, एग्रीगेट आउटपुट के इक्वल बन जाए, तो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है। नाउ व्हाट इज दिस प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर स्पेंडिंग मनी, ठीक है। हम जो है एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, हम जितनी डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबका मिलाकर जो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो इतना होने वाला है, बिकॉज वी आर डिमांडिंग। तो अगर प्रोडक्ट आएगा तो हम खरीदेंगे ही ना उसको, राइट। तो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो जब एग्रीगेट आउटपुट के इक्वल बनता है, दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल बनता है, तो एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है। और तभी इक्विलिब्रियम पर क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई भी हो रही है। तो मतलब कि दोनों ही साइड के लोग खुश हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रोड्यूसर जो है उसके गुड्स जो है वो अनसोल्ड रह रहे हो, और ना ही ऐसा हो रहा है कि जो कंज्यूमर्स है उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही हो। इसलिए उस पर्टिकुलर प्लेस पर हम क्या बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, बिकॉज इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, वो एक स्टेट ऑफ नो चेंज होता है। तो ये स्टेट ऑफ नो चेंज तभी पॉसिबल है ना जब दोनों इक्वल रहे। इफ अगर आपका एग्रीगेट जो डिमांड है वो अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इन्वेंट्री लेवल विद द प्रोड्यूसर फॉल्स एंड दे इंक्रीज आउटपुट। तो अगर AD इज लेस देन Y है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो इन्वेंट्री लेवल है जो प्रोड्यूसर के पास में वो कम हो गया है या वो कम पड़ गया है, ठीक है। शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में आउटपुट को बढ़ाया जाएगा। और अगर वही हम बोले कि आपका जो AD इज लेस देन Y अगर हो जाए,
दैट इज एग्रीगेट डिमांड जो है वो अगर आपके एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो इसका सिग्निफिकेंस या इसका जो है इंप्लीकेशन हमें क्या देखने को मिलता है कि अब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड कम है, जितने गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं उतनी डिमांड है नहीं, तो एज अ रिजल्ट एक प्रोड्यूसर जो है वो अब गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा जब तक उसके पुराने गुड्स सेल आउट ना हो जाए, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आउटपुट हो जाएगा डिक्रीज, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं ना कि उस चीज को सेटल करने के लिए अब जो है प्रोड्यूसर आउटपुट उसका डिक्रीज कर रहा है या उसका प्रोडक्शन कम कर रहा है। वहीं जब एडी ज्यादा है एएस से, तो एक जो प्रोड्यूसर है वो अपना आउटपुट बढ़ा रहा है बाय प्रोड्यूसिंग मोर, तो वो स्टेट्स कैसे हैं कि वो अपने लेवल से चेंज हो रहे हैं, एंड इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ नो चेंज। इसीलिए इक्विलिब्रियम जो है वो कब अटेन किया जाता है, जब AD इज इक्वल्स टू AS बनता है तब। ऑल राइट, आई गेस कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। क्वेश्चन एकदम इजी था, एकदम सिंपल था, जो हमारा ADAS अप्रोच है वही हमें एक्सप्लेन करना था, तो आई गेस ये चीज आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, clarify the relation of investment multiplier with marginal propensity to consume and with marginal propensity to save। अब हमें क्या बताना है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी जो वैल्यूज है उसकी रेंज क्या है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, हमें उसकी मिनिमम वैल्यू टिल मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी कि ये उसकी रेंज है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है तो वो इन नंबर्स के बीच में ही आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप बताना है किसके साथ में, एमपीसी और एमपीएस के साथ में। आई गेस ये चीजें आप लोगों को पता है, ये एकदम थ्योरेटिकल कंसेप्ट है हमारे, जो कि आए होप सो कि आप लोगों के क्लियर है अच्छे से। तो इसका आंसर लिखते हैं, रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 टू इंफिनिटी। वी नो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी 1 और जो मैक्सिमम है वो होती है इसकी इनफाइनाइट। तो जो रेंज है किसकी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बताना है हमें एमपीसी और एमपीएस के साथ में। तो रिलेशन, इफ एमपीसी राइजेस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑल्सो राइजेस, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा एक आध कुछ वर्ड मिसिंग है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एमपीसी के साथ में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, राइट। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दैट मीन्स जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, और जितना कम एमपीसी होगा उतनी कम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर मुझे रिलेशनशिप बताना है बिटवीन योर एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा, positive relationship। That means if MPC increases, investment multiplier also increases, and if MPC decreases, investment multiplier also decreases। वहीं अगर मुझे MPS, that is marginal propensity to save के साथ में अगर जो है इसका रिलेशन बताना है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, MPS and investment multiplier they have inverse relationship, right। That means indirect relationship है, if MPS rises तो investment multiplier हो जाता है decrease, और अगर MPS कम होता है, अगर MPS fall होता है तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा कंजम्पशन होता है उतना ज्यादा मनी मार्केट में आता है, और जितना मनी मार्केट में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, उस वही मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। इसलिए एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वहीं अगर आप मनी को सेव करके रखे हो तो उसका कोई इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रहा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। इसलिए एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग कहेंगे। ऑल राइट, सो रिलेशन टू बी सपोर्टेड बाय न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। अब ये चीज जो है ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखी है क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैम ने बस इतना दे दिया तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, उतना नहीं करना है। एज पर दी वेटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर मार्क्स इसमें ज्यादा आपको लग रहा है तो आप इसको सपोर्ट करोगे किसके साथ में, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में। अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में कैसे सपोर्ट करोगे, देखो सिंपल सी चीज है, आप एक शेड्यूल बना दो, उसमें आप जो है आपके क्या ले लो, एमपीसी ले लो, एमपीएस ले लो, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर आपका के ले लो, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ले लो। अब यहाँ पर आपकी वैल्यूज कुछ ऐसी ले लो जैसे कि आपने एमपीसी बोला मेरा 0.25 है, तो उस केस में एमपीएस आपका 0.75 होगा। अब इसमें आपकी के की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो कि देखो एमपीएस क्योंकि कम है इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम है, वही जो है एमपीसी क्योंकि कम है इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है। वही अब जो है इसे अपोजिट करें, एमपीसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, एमपीएस की वैल्यू कम कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि एमपीसी भी बढ़ गया है आपका, ठीक है। तो इस वे से जो है ना प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे देना अगर आपके जो है मार्क्स या वेटेज जो है वो अगर ज्यादा रहे तो, और उसके साथ में उसको एक्सप्लेन कर देना कि देखो इस चीज से हमने देखा कि इस प्लेस पर ये एमपीसी ज्यादा था तो आपका के की वैल्यू ज्यादा थी, एमपीसी कम था तो के की वैल्यू भी कम थी, ठीक है। इस वे से आप इसको एक्सप्लेन कर देना। ऑल राइट, आई गेस कि क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। फिर आता है क्वेश्चन, discuss the significance of 45-degree line in Keynesian's economy. What is 45-degree line, students? I hope so कि आप लोगों को पता है 45-degree लाइन जो है वो होती है हमारी एएस का कर्व, राइट। ये जो हमारा चैप्टर है, या फिर हम बोलें कि जब हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना हो तो जो हम एएस बोलते हैं वो कैसी लाइन बनती है हमारी, ये वाली लाइन, राइट। दिस इज व्हाट 45-degree लाइन, जो कि दोनों पार्ट्स को 45 डिग्रीज में कट करती है, दैट इज दिस इज एएस इज इक्वल्स टू वाई। एंड जो आपकी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, उसका कर्व एज पर जो भी चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग बन जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो 45-degree लाइन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज हमें एक्सप्लेन करनी है। सीधी सी बात हमें ये बताना है कि 45-degree लाइन क्यों, ठीक है। तो बस उसी का आंसर हमें देना होगा, और ये बहुत ही आई शुड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ चीज होती है कि ये क्यों है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होता है कि 45-degree लाइन क्यों बनती है, ठीक है। तो बस उसी चीज को हमें जो है आंसर लिखना होगा। सो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल से मिलता है, ये हमें पता है, दैट इज क्योंकि y जो है वो भी आपका क्या है, y इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। The straight line obtained which will originate from point of origin will form a 45-degree angle, thereby establishing the relation of y is equals to c plus s. तो अब जो है हमने ये जो 45-degree लाइन का कंसेप्ट है ना, इसे समझा दिया किसकी हेल्प से, अपनी ये जो क्या है, अपना ये जो पूरा शेड्यूल है इसकी हेल्प से। देखो स्टूडेंट्स, वी नो कि ये लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400। अगर मैं कंजम्पशन सेविंग ना भी देखूं, दिस वुड बी सेविंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर वी नो एएस जो है वो भी यही होता है, तो अगर मैं देखूं तो y और जो एएस है हमारा वो सेम है, 0, 100, 200, 300 एंड 400, ऑल राइट। अब अगर मैं इसका कर्व देखूं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग इसका ग्राफ लेते हैं, इस शेड्यूल को अभी मैं स्किप कर रही हूँ, ये शेड्यूल आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो देखो ग्राफ में जब हम बनाते हैं, जब अपना इक्विलिब्रियम वाला जो ग्राफ बनाते हैं तो y एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, y एक्सिस पर हम लोग लेते हैं इनकम, उसके बाद में x एक्सिस पर इनकम लेते हैं, y एक्सिस पर क्या लेते हैं, कंजम्पशन या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या फिर यहाँ पर एक और चीज क्या लेंगे हम, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो एक कंजम्पशन या फिर हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई इधर पे आ जाएगा, और आपकी जो इनकम है वो आता है आपका एक्स एक्सिस पर। अब मैं बोल रही हूँ ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे तो 0 तो हो गया, उसके बाद में क्या है हमारा 100, 200, 300, 400, 500 and so on. Same goes to your income, that would be 100, 200, 300 and same वो आगे तक चली जाएगी, ठीक है। Now जब आपका जो AS है जब आप उसे बनाओगे, जब उसका कर्व बनाओगे इनकम के साथ में, तो कुछ
ऐसी आपकी जो है लाइंस बनती जाएगी, पॉइंट्स बनते जाएंगे, विच विल मेक अ 45 डिग्री लाइन, बिकॉज ये सेम है, ठीक है, दोनों साइड पे जो आपके नंबर्स हैं वो सेम आने वाले हैं, इसलिए आपको हमेशा जो है आपकी ये जो एएस है या हम बोले इनकम है, ठीक है, एएस इज इक्वल्स टू इनकम होता है, तो ये जो लाइन है आपको हमेशा 45 डिग्री की ही मिलती है, ठीक है, या आप और किसी नंबर्स के शेड्यूल लेके देख लेना, आपको लाइन यही मिलने वाली है, ऐसा ही कर्व मिलने वाला है। उसका रीजन यही है कि आपने आपके एक्स एक्सिस पर ली है इनकम, वाई एक्सिस पर आ गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, तो वो दोनों जो है मिलकर क्या बनाते हैं, वो 100 का जो कर्व है, या हम बोले कि सेम नंबर्स जो है उसकी वजह से एक 45 डिग्री की लाइन फ्रेम होती है। ऑल राइट, तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है 45 डिग्री लाइन का सिग्निफिकेंस, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे एक्सप्लेन कर दोगे, शेड्यूल एंड ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन कर दोगे, बिकॉज बिना शेड्यूल एंड बिना ग्राफ के सिर्फ और सिर्फ अगर आप पैराग्राफ लिखते गए ना तो उसमें ना तो आपको कुछ समझ में आने वाला है, ना ही जो एग्जामिनर है उनको समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, लिखना क्या चाहते हो, ठीक है। इसलिए हेल्प किसकी लेंगे हम, शेड्यूल एंड ग्राफ की, जिसकी हेल्प से हम ये जो 45 डिग्री लाइन है इसे करेंगे एक्सप्लेन। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आए। अभी इसी क्वेश्चन को मतलब कि इसी वाले आंसर को जो है और अच्छे से जो एक्सप्लेन किया है एट दी एंड वाली चीज वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, राइट। कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है, या फिर आई शुड से कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम है हमारी। It helps under the Keynesian's economic analysis since the two variables consumption, aggregate expenditure and income are measured in the same units. The 45 degree line has a slope of 1 and it bisects the 90 degree angle formed by 2 एक्सेस, ठीक है। ये जो है आपका कंजम्पशन, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो यहाँ पर आप ये बोलोगे या फिर इस कंजम्पशन की जगह पर हम बोलेंगे जो हमारा आउटपुट है, ओके, जो टोटल आउटपुट हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम हो गई, ये सारे एक सेम यूनिट में मेजर किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ये जो 45 डिग्री लाइन है ये आपका क्या स्लोप बना रही है, 1 स्लोप, मतलब कि जो इक्वालिटी वो बता रही है, राइट। स्लोप 1 बन रहा है ना, या आपका एएस हुआ या आपकी इनकम हुई, इसका स्लोप क्या बना, इज इक्वल्स टू 1। वही फिर मैंने बोला एएस एंड इनकम जो है वो वापस जो है सेम हुए, ये स्लोप फिर से क्या बना, 1, राइट। 200 एंड 200 कट होकर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो जो स्लोप है वो आपका 1 आता है और ये जो है ये बाइसेक्ट करता है आपके 90 डिग्री एंगल को, ठीक है। बाइसेक्ट करता है मतलब कि बीच एकदम जो है 90 डिग्री एंगल के एकदम मिडिल से ये जाता है, दैट इज ये 45 डिग्री जो है वो फ्रेम वो फॉर्म करता है। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, जो 45 डिग्री लाइन है इसका सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इफ। क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है ये करनी है एस्टिमेट। अगर आपके पास में गिवन है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 करोड़ का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है आपके पास में 0.2, लेवल ऑफ इनकम कितना है आपका 4000 करोड़ एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज सी बार कितना है 50 करोड़। आपको निकालना क्या है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है। देखो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, यहां पर मैं लिख देती हूं, एग्रीगेट डिमांड जो है वो होता है आपका C प्लस I। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ये हमारे पास में 100 करोड़ गिवन है, ठीक। तो आय तो है आपके पास में, सी है क्या स्टूडेंट्स, देखो अब सी का जो फंक्शन होता है कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है और आई गेस आप सभी को बहुत अच्छे से याद भी है। सी का फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार हमारे पास में गिवन है कितना, दैट इज 50 करोड़ का, प्लस बी वाई, वॉट इज बी, बी होता है आपका MPC। अगर हम देखें तो यहाँ पर MPS दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, ये हमें पता है। ऑल राइट, सो 1 माइनस 0.2 विल गिव यू व्हाट 0.8। तो MPC जो है वो 0.8 आ जाएगा। इस B की जगह पर हमने लिखा 0.8 इंटू Y आपके पास में है क्या, तो देखो लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है 4000। ऑल राइट, तो ये 4000 हमने लिखा। अब इस चीज को सॉल्व कर दो, 8 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 इंटू 4 होता है आपका 32।
कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, ये हमने लगा दिए। यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो एक जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, इसमें कर दो क्या +50, ठीक है। तो 3200 + 50 will give you what? This will give you 3250 और आपका जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो है आपका कितना, वो है आपका 100 करोड़ का। दोनों को ऐड कर दें हम तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका ₹3350, ठीक है, दैट इज 3350 करोड़, ठीक है। ये आपके करोड़ में गिवन है तो आप वही चीज लिखोगे। आंसर निकल गया आपका, जो एग्रीगेट डिमांड है वो निकल गई, दैट वुड बी 3350। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कैसे हमने इसे फाइंड आउट किया है, एंड आई होप सो कि आप लोगों का भी जो आंसर निकला है वह यही निकला होगा, करेक्ट आंसर पर आप लोग पहुंचे होंगे। अब इसका जो है ये आपका आंसर आ जाता है, मतलब कि जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वही हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, द एग्रीगेट डिमांड AD फंक्शन इज गिवन एज AD इज इक्वल्स टू C + I, ठीक है, दिस इज व्हाट I। AD इज इक्वल्स टू C बार + BY + I होता है। गिवन हमने लिखा C बार कितना है 50 है, B और MPC इज इक्वल्स टू 1 - MPS, दैट वुड बी 1 - 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8 आ गया, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ C एंड B इन द AD फंक्शन we get AD is equals to, ये C बार है होगा, ठीक है, AD is equals to 50 + 0.8 into 4000 + 100, that will give you 3350। ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी दी आपको, बस यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर है वो मैंने आपको फिर से बता दिया। सो आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल्स टू 200 + 0.5y, ठीक है। एक इकोनॉमी में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ये गिवन है, इज द कंजम्पशन फंक्शन वेयर C इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड Y इज द नेशनल इनकम। अब हमें ये चीज तो पता ही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है कितना 400 करोड़ का। इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल ऑफ 1500 करोड़, जस्टिफाई और आंसर। अब हमें ये बताना है कि क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पर है 1500 करोड़ पर, इनकम लेवल ऑफ 1500 करोड़ पर। इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है। कैसे जस्टिफाई करोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप इस 1500 को तो अभी कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है, 1500 को एज इट इज रहने दो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है उसे करोगे फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करने वाले हो? एकदम सिंपल प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वी नो एट इक्विलिब्रियम जो y है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है C + I के। ऑलराइट, अब इस y को एज इट इज हमने रहने दिया। C हमारे पास में कितना है 200 + 0.5y प्लस I कितना है आपके पास में 400 करोड़ का है, ये 400 हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ 400 + 200 कितना होता है, ये है आपका 600, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 0.5y है, प्लस में इधर माइनस में ले आए तो y - 0.5y विल गिव यू 0.5y ओनली, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको आपकी जो y की वैल्यू वो निकालनी है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 0.5। अब इस पॉइंट को कैसे हम डिवाइड करें, तो सिंपल सी चीज है, क्या करना है आपको, या आपने लिख दिया 600 और यहाँ पर एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो एक और जो है हमारा क्या लगा दिया हमने 0 लगा दिया और ये आ गया हमारा 5, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड कर देना है 6000 डिवाइडेड बाय 5, तो देखो 5 1s are 5, 1 रिमाइंडर बचा, दैट विल गिव यू 2, तो 1200 जो है वो आ रही है हमारी क्या इनकम, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमने जो फाइंड आउट किया वो 1200 आ रही है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1500 करोड़ होगी, येस और नो में आंसर करना है और हमें जो है अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई कैसे करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करके आप जस्टिफाई करोगे कि देखो आप जो बोल रहे हो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो गलत है, क्योंकि सही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 1200 करोड़, ठीक है। तो इसलिए जो आपके इस क्वेश्चन में गिवन है वो गलत है, दैट इज 1500 गलत आंसर है, ठीक है। आई गेस कि ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब इसका जो आंसर है वो हम लोग देख लें, मतलब कि जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को एक बार और जल्दी से जो है हम लोग पढ़ लेते हैं।
सो नो द इकोनॉमी इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ₹1500 crores। ठीक है, अब क्यों नहीं है उसे हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लेन। गिवन कंजम्पशन फंक्शन C is equals to 200 plus 0.5y and investment expenditure is 400 crores at the equilibrium level y is equals to C plus I होता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, ये पूरा जब सॉल्व किया तो एट द एंड आपके पास में क्या आ गई, y की वैल्यू 1200 crores आ गई है। All right, so the equilibrium level of income is rupees 1200 crores. The given income rupees 1500 crores is greater than equilibrium level of income. Therefore, the economy is not in equilibrium. All right. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को आया होगा या कुछ भी जो है आप लोग गलत आंसर पर पहुंचे होंगे, और अगर पहुंचे हो तो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा दी है। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी भी सॉल्व करवा दी है, मैंने आप लोगों को आपकी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग उसे भी सॉल्व करवा दिया है। तो मेरे साइड से मैंने अपनी पूरी जो हमारे सिलेबस था वो करवा दिया कंप्लीट, जो भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाने थे वो कर दिए हैं। अब ये आपका काम है कि आप उन वीडियोस को देखो और ये जो सारी चीजें हैं इन्हें पढ़ो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको हर एक चीज की जो लिंक है ना, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पर जाकर अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करो। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Explain how the level of effective demand is attained in an economy if aggregate demand is more than aggregate supply। हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि जो इफेक्टिव डिमांड है ये कैसे अटेन की जाती है अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो। ठीक है, इन अ केस दैट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इफेक्टिव डिमांड जो है वो कैसे अटेन की जाती है। ऑलराइट, ये चीज हमें बतानी है। नाउ सबसे पहली चीज तो कि इफेक्टिव डिमांड होती क्या है ये हमें बताना होगा। सो इफेक्टिव डिमांड रिफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, क्या होती है इफेक्टिव डिमांड? इफेक्टिव डिमांड वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। मतलब कि अगर हम बोले कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन या इक्विलिब्रियम लेवल जो है इकोनॉमी का, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है उस पर जो डिमांड है या वो जो आउटपुट लेवल है उसे हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो फिर इफेक्टिव डिमांड हम कैसे अटेन करेंगे? मतलब कि सीधी सी चीज है, हमें ये बताना है कि जब AD इज मोर देन AS वाली सिचुएशन हो जाती है तो हम क्या मेजर्स लेते हैं। ठीक है, क्या करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि AD जो है वो किसके इक्वल आ जाए, AS के इक्वल आ जाए। तो बस हमें उसी चीज को क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। If aggregate demand exceeds aggregate supply, it means buyers are planning to buy more goods and services than producers are planning to produce। All right, ये हमें पता है, दोनों चीजें प्लानिंग वाली लेते हैं हम, एक्चुअल वाली तो लेते नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे बायर्स है वो जो प्लान कर रहे हैं बाय करने का वो किससे ज्यादा है? जो सारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करके सप्लाई करने का सोच रहे हैं उससे ज्यादा है। तो thus the inventories in the hand with the producers will start falling। और ऐसे केस में क्या होगा, जब अगर प्रोड्यूसर ने कम प्रोडक्शन किया है उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है उसके कंपैरिजन में, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो अब प्रोड्यूसर्स जो है उनके पास में जितनी भी इन्वेंट्री होगी सारी सेल आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिमांड आ रही है तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन ऐसे केस में उन्हें ये देखने को मिलेगा कि डिमांड तो ज्यादा है लेकिन हमारे पास में उतनी इन्वेंट्री ही नहीं है, उतना स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो इन्वेंट्री है, उनका जो स्टॉक है वो फॉल होने लगेगा। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू रेज द प्रोडक्शन। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जब प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है डिमांड ज्यादा है, हमारे पास में उतना प्रोडक्शन है नहीं, तो वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे ताकि वो इस डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, या इस डिमांड को जो है वो कंपीट कर सके। ठीक है,
So raise the production. This will increase the level of income up to the level aggregate demand is equal to aggregate supply. और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो फिर से क्या हो जाएगा, आपके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल बन जाएगा। तो वो किस लेवल तक रेज होने वाला है, जब तक वो दोनों जो आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए वापस, तब तक ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है ये क्लियर है। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी एक न्यू टर्म आया है उसको आप करोगे एक्सप्लेन, और फिर उसके बाद में आपका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है या फर्दर जो आपको आंसर कंप्लीट करना है आप वो करोगे। ठीक, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई है, क्वेश्चन क्लियर है, आप लोगों ने आंसर भी इसका सही लिखा है, आई होप सो। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। The difference by which actual aggregate demand exceeds aggregate demand exceeds aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as inflationary gap और deflationary gap। ठीक है, we need to choose the correct alternative। तो अब क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी उस एग्रीगेट डिमांड को एक्सीड कर रही है जो कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है अटेन करने के लिए जरूरी है। दैट मीन्स मान लो कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 20 यूनिट्स की। ठीक है, ये सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 20 यूनिट्स की होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में, ठीक है, जो रियलिटी हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में कितनी डिमांड हो रही है, एक्चुअल में डिमांड हो रही है 50 यूनिट्स की। तो अब ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे केस में जो ये 20 यूनिट्स की डिमांड होनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने प्लान उतना किया था तो प्रोडक्शन भी जो है वो उतना ही हुआ होगा। जो प्रोडक्शन है वो आपके इसके बराबर तो होगा नहीं, जो एक्चुअल में एक्सीड वाला जो फैक्टर आ गया या जो ज्यादा डिमांड जो हो गई है उसके अकॉर्डिंग तो प्रोडक्शन हो नहीं रखा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो एडी है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है एएस से। तो फॉर दी टाइम बीइंग अब एकदम से तो जो आपकी एएस है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। प्रोडक्शन अगर स्टार्ट भी किया तो ऐसा थोड़ा ना अभी प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया और अभी के अभी प्रोडक्शन खत्म हो गया, उस पूरी प्रोसेस में भी टाइम लेता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लेगा, पैकेजिंग वगैरह सब में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो टाइम लग रहा है तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, उस टाइम पीरियड में जो प्राइजेस है, ठीक है, ये जो गुड्स की डिमांड बढ़ी है उनके जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो जाएंगे। वो हाइक क्यों होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट्स अवेलेबल है लेकिन 50 यूनिट की डिमांड हो रही है। सिर्फ 20 यूनिट्स अवेलेबल है लेकिन 50 लोग ऐसे हैं या 50 जो है यूनिट्स की डिमांड हो रही है। तो फिर ऐसे केस में जो सेलर है वो इसकी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। जो लोग केपेबल हैं, जो लोग एबल हैं, वो लोग हाई प्राइस पे उसे परचेज कर लेंगे। जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा वो उसे हाई प्राइस पर परचेज कर लेगा, और जो लोग अपना पोस्टपोन कर सकते हैं या जो लोग नहीं खरीद सकते हाई प्राइस पर वो लोग नहीं खरीदेंगे उन गुड्स को। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में हमें देखने को क्या मिला कि प्राइस बढ़ गया। प्राइस जब बढ़ता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं या इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो गैप होता है, ठीक है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइजेस राइज होने वाली सिचुएशन आती है, इसलिए ये एक इन्फ्लेशनरी गैप होगा। ऑलराइट, और डिफ्लेशनरी गैप कब होता है, डिफ्लेशनरी गैप उस सिचुएशन में होता है जब आपकी जो एक्चुअल एडी है वो आपके प्लान्ड एडी से कम हो जाए। ठीक है, क्या होता है, जब एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए वो किससे कम है, वो है आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। तो ऐसे केस में जो है आपकी डिफ्लेशनरी गैप आपको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि प्लान किया गया था कि 50 यूनिट्स का जो है डिमांड होगी, बट डिमांड हो रही है कितने की, 20 यूनिट्स की। तो अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि 50 यूनिट्स में से 20 तो हो गए सेल आउट, बचे कितने, 30। अब इन 30 गुड्स को कोई खरीद ही नहीं रहा है क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है। तो अब उन 30 गुड्स को या 30 यूनिट्स जो है, नॉट गुड्स, 30 यूनिट्स जो है उन्हें क्लियर आउट तो करने होंगे, और क्लियर आउट करने के लिए अब जो एक सप्लायर है वो क्या करेगा,
करेगा, इनके प्राइसेस को कम करेगा, बिकॉज ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, जब प्राइसेस कम होते हैं तो हम परचेज ज्यादा करते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है कि एक कंज्यूमर ज्यादा गुड्स को कब परचेज करेगा, जब उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तब, ठीक है। तो ये प्राइसेस होंगे कम तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और प्राइस कम हो रहे हैं मतलब कि क्या हो रहा है, ये कौन सी सिचुएशन होती है, दैट इज डिफ्लेशन, ठीक है। तो डिफ्लेशन जहां पर देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर गैप को हम क्या बोल देंगे, डिफ्लेशनरी गैप। ये इसके अपोजिट वाले सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से तो इन्फ्लेशनरी गैप हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर इसका अपोजिट कंडीशन होती तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज भी क्लियर है आप लोगों को, और आप लोगों ने इसका जो है करेक्ट आंसर ही चूज किया होगा। बहुत ही इजी सा ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिफाइन एक्स एंड सेविंग्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या डिफाइन करना है हमें, एक्स एंड सेविंग को डिफाइन करना है, और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हमें समझाना है, ठीक है। चलो बता देते हैं क्या है। एक्स एंड सेविंग क्या हो गई, जो आपकी प्लान्ड सेविंग है, ठीक है। ऑल दी कंज्यूमर्स टुगेदर आर प्लानिंग टू सेव, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्स एंड सेविंग। So X and saving refers to the planned saving of an economy at different level of incomes, ठीक है। क्या हो गया, ये है एक प्लान्ड सेविंग इकोनॉमी की डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पर, ठीक है। हर एक पर्सन की अपनी अपनी अलग अलग इनकम है, दैट इज व्हाट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स, और अलग अलग इनकम लेवल पर कौन कितना सेव कर रहा है, ठीक। जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोल दूं किसी की इनकम 5000 है, किसी की इनकम 50,000 है, तो हम जो है 5000 भी निकालेंगे, 6000 भी निकालेंगे, 7000, ऐसा नहीं होगा। हमने क्या होता है जब ऐसे कुछ भी फाइंड आउट करना है तो स्लैब्स बना दिए कि अच्छा इस इनकम ग्रुप जो है, जैसे कि 1 लाख से बिलो इनकम ग्रुप, या 2,50,000 से बिलो इनकम ग्रुप, देन 250 से 5 लाख का एक इनकम ग्रुप, तो इस वे से जो है इनकम ग्रुप्स बना दिया, और फिर उसमें जो है एक प्रॉपर जो हम बोलेंगे फुल टेंडेंसी है उस इनकम ग्रुप की, या उस ग्रुप की जो है टेंडेंसी है उसे समझा जाता है, ठीक है। तो एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम जो एक इकोनॉमी की प्लान्ड सेविंग है, ओके, ये याद रखना, प्लान्ड सेविंग है, उसे हम एक्स एंड सेविंग कहते हैं। दैट, इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं, ये लोग जो है टुगेदर, या हम बोलें कि ये लोग अपने पूरे उसमें कितना प्लान कर रहे हैं सेव करने के लिए, ठीक है, हाउ मच मनी दे आर प्लानिंग टू सेव। ऑलराइट, तो वो होता है हमारा एक्स एंड सेविंग्स। फिर आती है फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? It refers to a situation where all the willing and capable resources get a gainful job at prevailing wage rate. It is a situation where there is no involuntary unemployment. अब involuntary unemployment और voluntary unemployment क्या होता है? Involuntary unemployment मतलब कि एक पर्सन चाह नहीं रहा है कि वो unemployed रहे, लेकिन वो unemployed है, दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम काम कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं है, हम चाहते ही नहीं है काम करना, तो वो होता है एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वो उसके मन से वर्क नहीं कर रहा, वो उसके जो है खुद चाहता ही नहीं है कि वो एम्प्लॉयड हो, तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। तो जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो एज द नेम सजेस्ट कि ऐसी सिचुएशन जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रही हो, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में हम ये बोलेंगे कि देयर इज जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हर एक वो पर्सन जिसे कि वर्क करना है, जो कि एम्प्लॉयड होना चाहता है, वो एम्प्लॉयड है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। हम जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में देयर डू एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है, इसलिए हम उन्हें अनएम्प्लॉयड कह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो लोग वर्क करना चाहते हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल द विलिंग एंड केपेबल रिसोर्सेज गेट अ गेनफुल जॉब एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है। ये कैसी सिचुएशन है? ये एक वो सिचुएशन है जिसमें कि सारे जो विलिंग और केपेबल रिसोर्सेज हैं, सारे वो रिसोर्सेज जो कि चाहते हैं, दे आर विलिंग एंड केपेबल, मतलब कि ये लोग जो हैं ये केपेबल हैं, दे आर एबल टू डू दी वर्क, उन्हें जो है गेनफुल जॉब मिलती है प्रिवेलिंग वेज रेट्स पर।
It is a situation where there is no involuntary unemployment. All right, I guess कि आप लोगों को क्लियर हो गया है ex ant saving and full employment का मतलब। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। As the income increases, people tend to save more. Justify the given statement. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो लोगों की एक टेंडेंसी है कि वो लोग क्या करते हैं, सेव ज़्यादा करने लगते हैं। इस स्टेटमेंट को हमें करना है जस्टिफाई। क्या ये चीज़ सही है स्टूडेंट्स? यस, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ती है वो जो है अपनी जो एक टेंडेंसी है टू सेव वो भी बढ़ जाती है। देखो, अगर किसी पर्सन की इनकम है लेट्स से 1000 रुपीज़, ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ी और उसकी इनकम हो गई कितनी, 1200 रुपीज, तो एट प्रेजेंट उसकी सेविंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये 1000 से 1200 गया ना तो इस पॉइंट पर सेविंग नहीं बढ़ेगी। अभी तो एक पर्सन का कंजम्पशन ही इंक्रीज हो रहा है। क्यों कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है? उसका रीजन ये है कि जब उसकी 1000 रुपीज इनकम थी तो उसकी जो सारी विशेज है, या हम बोले कि उसकी जो सारी डिमांड्स वो फुलफिल नहीं हो सकती। बट जब वो 1200 हुई तो पहले तो वो सोचेगा कि मेरी जो डिमांड्स है ना वो मैं फुलफिल करूंगा, ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इस पॉइंट पर सेविंग नहीं बढ़ेगी। अब ये और इंक्रीज हुई, ठीक है, ये हो गई मान लो 1500, अभी भी सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अभी भी कंजम्पशन ही इंक्रीज होगा। अब मान लो और इंक्रीज हुई 2000। नाउ इस पॉइंट पर आने के बाद में एक जो कंज्यूमर है वो अपनी सेविंग्स भी इंक्रीज करेगा। कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन साथ ही साथ सेविंग भी इंक्रीज होगी। इस पॉइंट पर जो है वो ज्यादा सेव ही नहीं कर सकता बिकॉज उसकी इनकम कम है। तो जब इनकम कम है तो उसका जो मनी है वो कंजम्पशन के लिए चला जाता है। असेंशियल कमोडिटीज खरीदना भी जरूरी हो जाता है, अदरवाइज कंजम्पशन अगर नहीं करेंगे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जब इनकम कम होती है तो कंजम्पशन के लिए ज्यादा प्रपोर्शन जाता है और सेव कम करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन ही बढ़ता है, कुछ जो अनफुलफिल्ड जो डिमांड्स या जो विशेज रह जाती है वो फुलफिल की जाती है। फिर जब ये सब्सिक्वेंट बढ़ती जाती है इनकम तो फिर धीरे धीरे जो है सेविंग्स भी बढ़ने लगती है, क्योंकि एक पॉइंट पर आने के बाद में पर्सन अब क्या सोच रहा है कि अब अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो ये सोचेगा कि मेरी जो डिमांड्स थी वो तो हो गई फुलफिल, जो एसेंशियल डिमांड्स थी, अब मैं मनी सेव कर लूं थोड़ा, ताकि अभी जब मेरी इंक्रीज्ड इनकम है तो मैं थोड़ा मनी सेव कर लूं। इन फ्यूचर अगर मेरी इनकम वापस कम होती है तो हम इस मनी को यूज कर सकते हैं। या फिर कोई भी फ्यूचर में कंटिजेंसी हो गई, अनफोर्सीन कंटिजेंसी हो गई तो उसके लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए जो है मनी को सेव करना भी जरूरी हो जाता है। फिर ये अगर और इंक्रीज होती है 2500 गई, अब आप देखोगे कि कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन प्रपोर्शन उतना नहीं बढ़ेगा। यहां पर जो कंजम्पशन का बढ़ने का प्रपोर्शन है वो ज्यादा होगा, फिर कंजम्पशन एक कम अमाउंट से इंक्रीज होगा और वहीं आप देखोगे सेविंग भी इंक्रीज हो रही। सेम गोज कि अगर ये इनकम इंक्रीज होती जाए तो आपकी जो सेविंग है वो बढ़ती जाती है। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है, इस चीज को हमें करना है जस्टिफाई। अब क्यों होता है ऐसा, तो वो चीज मैंने आपको समझाई है जस्ट अभी कि जब इनकम बढ़ती है तो एक पर्सन यही सोचता है कि अब जो है मैं इस इनकम को थोड़ा सेव कर लूं, ठीक है, ताकि ये फ्यूचर में मुझे जो है यूज आ सके, फ्यूचर में जो है मैं इसे यूज कर सकूं। ऑलराइट, तो इसका आंसर देखते हैं। At the lower level of income, a consumer spends a larger proportion of his or her income on consumption expenditure, basic survival requirements। वही चीज जो मैंने बोली कि जब इनकम कम है तो वो क्या कर रहा है, वो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, उसके पास में उतना अमाउंट बच ही नहीं रहा कि वो सेव कर सके, बिकॉज जो असेंशियल हम बोलेंगे कमोडिटीज है उन्हें खरीदना जरूरी है, राइट। अगर असेंशियल कमोडिटीज या असेंशियल जो चीजें हैं वो अगर कंज्यूम नहीं की जाएगी तो फिर एक पर्सन का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए असेंशियल चीजों पर जो है कंजम्पशन करना जरूरी हो जाता है। तो जब कम इनकम होती है तो एक कंज्यूमर जो है वो स्पेंड ज्यादा करता है और वो सेव कर ही नहीं पाता है, ठीक है। एज द इनकम इंक्रीजेज ओइंग टू द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, रैशनल, ठीक है, एक जो रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर हम किसे बोलेंगे, एक ऐसा कंज्यूमर जो कि सोच समझ सकता है, जिसे कि दिख रहा है क्या चीज राइट है क्या चीज रॉन्ग है, ये सारी चीजें जिसके अंदर है, ये सारी एबिलिटीज जिसके अंदर है, वो एक रैशनल कंज्यूमर है। तो एज द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है
वैसे वैसे एक जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कंज्यूमर का, एक रैशनल कंज्यूमर का, वो बोलता है कि कंज्यूम लेस करो और सेव करो मोर फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। आप लोग अभी छोटे हो, आप लोगों को इतनी चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन आप लोग मतलब ये ऐसे समझ में आ रहा है, बट अगर इसे आप जो हो, अगर आपके पेरेंट्स के एक बिहेवियर से आप रिलेट करोगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। आपके पेरेंट्स आपको बोलते ही होंगे बेटा खर्चा कम करो और मनी को सेव करो, मनी को सेव करने की आदत डालो, जहां पर जरूरी है स्पेंड करो, लेकिन सेव करने की हैबिट भी होनी चाहिए। तो वो ये हैबिट आप में क्यों इन्वेंट करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो तो आप मनी का रैशनल यूज कर सको, उसे स्पेंड करो जहां पर जरूरी है, लेकिन अननेसेसरी जो है ना उड़ाना नहीं है, राइट? बिकॉज बहुत मुश्किल से ये चीज अर्न कर पाते हैं पेरेंट्स लोग जो है, वो ये चीज बहुत देखते हैं। और पेरेंट्स जो, अगर आप एक नॉर्मल उनका कभी देखोगे पूरा एक सिनेरियो, एक मैं मिडिल फैमिली की बात करूं, मिडिल क्लास फैमिली की, तो वहां पर आप लोग यही देखोगे कि पेरेंट्स जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनकी भी डिमांड होती है लेकिन वो नहीं फुलफिल करते। दे आर लाइक जब काम चल रहा है तो हमें क्यों जो है मनी स्पेंड करना है, वील सेव दिस। एंड वो हमेशा एक वो फ्यूचर का सोच के चलते हैं कि हमें जो है ना एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट तो सेव करके रखना है, फ्यूचर में कब क्या हो जाए वी नेवर नो, राइट? तो ये जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज होती है उनके लिए सेविंग्स जो है एक रैशनल कंज्यूमर करना स्टार्ट कर देता है जब उसकी इनकम बढ़ने लगती है, ठीक है? जिसकी इनकम इतनी जो है हम बोलेंगे कि इतनी सेटल्ड है कि हाँ वो सेव कर सकता है, उसके लिए इंक्रीज्ड इनकम जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन अगर कोई लो इनकम लेवल वाला है, कोई लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है और अगर उसकी इनकम इंक्रीज होने लगे तो उस पर जो है इस चीज का इफेक्ट पड़ता है और वो जो है वो सेविंग्स अपनी जरूर बढ़ाता है, ठीक है? तो उस वे से अगर हम देखें तो एज अ रैशनल कंज्यूमर एक टेंडेंसी होती है टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये आंसर क्लियर है। ये जो हमें बोला गया था जस्टिफाई और आंसर, तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, कुछ रीजंस दे दे के कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ये एक जनरल चीज है जो ऐसी होती है, ठीक है? जस्टिफाई में सिर्फ इतना था कि हमें येस नो आंसर नहीं देना है, उसके आगे की हमें जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज हो गई क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है? इकोनॉमी किस पर ऑपरेट कर रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पर। व्हाट इज मेंट बाय द गिवन स्टेटमेंट, डिस्कस वन फिस्कल मेजर एंड वन मॉनेटरी मेजर टू टेकल दी सिचुएशन, ठीक है? अब हमें बताना है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आया, और हमें एक फिस्कल मेजर और एक मॉनेटरी मेजर जो है वो बताना है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ठीक है? दैट मीन्स हमें जो है इसका एक करेक्टिव पार्ट भी बताना है। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम स्टूडेंट्स, ये एक वो इक्विलिब्रियम लेवल है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बिलो जो है अटेन किया जाता है, ठीक है? दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। So an economy is said to be operating at underemployment equilibrium level if the planned aggregate expenditure falls short of available output in the economy corresponding to full employment level, ठीक है? जो एक इकोनॉमी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर ऑपरेट करती हुई हमें हम कब बोलते हैं कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है, ये उस टाइम पर बोला जाता है जब प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ अवेलेबल आउटपुट इन द इकोनॉमी। वी नो कि ये हो गई हमारी एएस, ठीक है? फिर यहां पर हम एक बनाएंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दैट इज डिमांड हम बनाएंगे। उसके बाद में ये तो हमारी एक इक्विलिब्रियम लेवल हो गई, ठीक है? अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको क्या बोलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको बोलता है कि आपकी जितनी प्लान्ड डिमांड है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उससे कम जो है आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो, ठीक है? या आपकी प्लान्ड इतनी थी लेकिन अब जो है आप इतना एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहे हो, आप कम एक्सपेंस इनकर कर रहे हो। दैट मीन्स आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड आपकी है कम,
ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गई ये चीज। एग्रीगेट डिमांड कम है, अब जो आउटपुट है स्टूडेंट्स वो तो आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो अब आउटपुट बढ़ गया और आपकी एग्रीगेट डिमांड हो गई कम, ये है आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कि जितनी आपने प्लान की है उससे कम आपका एक्सपेंस है, दैट इज अंडर, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आपका एक्सपेंस होता तो वो ओवर बन जाता, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऑल राइट। और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जितनी आपने प्लान की उतनी ही आपकी एक्चुअल में एक्सपेंसेस है, दैट इज जो है वो होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम अंडर की बात कर रहे हैं तो अंडर मतलब कि कम हो जाएगा, तो प्लान्ड से कम है आपकी क्या जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। So it results into excess of output available over the anticipated aggregate demand at full employment level, ठीक है। अब ये इसका जो है आउटकम क्या आएगा कि जो आउटपुट है वो आइडियल रखा रह जाएगा, राइट। आउटपुट का प्रोडक्शन तो किसके बेसिस पर हो गया, जो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर था उसके बेसिस पर, लेकिन अब आप एक्सपेंस उससे कम कर रहे हो, तो दैट मींस अब जो आउटपुट है वो आइडियल रह गया, वो जो है बिक नहीं रहा है, वो आउटपुट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब उस आउटपुट को सेल करना इज अ चैलेंज, बिकॉज लोग जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आउटपुट हमें अब बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो अब हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब उसको आप कैसे बढ़ाओगे, इसी के जो है हमें सॉल्यूशंस देने हैं, एक मॉनेटरी मेजर और एक फिस्कल मेजर हमें बताना है, ठीक है। सो टू टैकल अ सिचुएशन द एग्रीगेट डिमांड हैज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक, आ गई समझ में। एग्रीगेट डिमांड को करना है इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करोगे, सिंपल सी चीज है, मैं उन मेजर्स पे जाने से पहले आपको समझा दूं। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों कम हुई होगी, इसका क्या रीजन हो सकता है ना लोगों के पास में जो मनी है वो कम हो गया है, या फिर हम बोल दें लोगों की इनकम जो है वो कम आई, ठीक है। या मैं ये बोल दूं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई कम है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये इकोनॉमी है इसमें मनी कम था इसलिए डिमांड कम थी। डिमांड तभी होगी जब लोगों के पास में पैसा होगा खरीदने के लिए, अब लोगों के पास में पैसा नहीं है तो क्या किया जाएगा, इस इकोनॉमी में मनी को किया जाएगा इंजेक्ट। कैसे इंजेक्ट करोगे स्टूडेंट्स, ये वेरियस मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज की हेल्प से किया जाएगा कि मनी जो है वो हमारी इकोनॉमी में है। ये मनी जो है ये अल्टीमेटली किसके पास में जाएगा, ये फिर जो है जाएगा जनरल पब्लिक के पास में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कंज्यूमर्स के पास में, ठीक है। वेरियस चीजों की हेल्प से ये जो है कंज्यूमर्स के पास में जाएगा। जब उनके पास में मनी आएगा तो अल्टीमेटली वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी आप मेजर्स लोगे उसको आपको ऐसे ही जो है याद करके लेना है, या ऐसे ही सिनेरियोज आपको क्रिएट करना है कि हमें डिमांड बढ़वानी है। डिमांड बढ़वानी है तो दैट मीन्स मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। ऑल राइट, आई गेस ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। देखो अब इसका जो है जो मेजर्स हम लोग ले रहे हैं, सो फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन फॉर द सेम डिक्रीज इन टैक्सेस। अब ये जो डिक्रीज इन टैक्सेस है, व्हाट इज दिस टैक्स स्टूडेंट्स, दिस इज अ गवर्नमेंट का मेजर, दैट इज ये हो गया हमारा एक फिस्कल मेजर। हमें एक फिस्कल एक मॉनेटरी बताना, दोनों बताएंगे, ये हो गया हमारा एक क्या फिस्कल मेजर। अब फिस्कल मेजर में बोला गया डिक्रीज कर दो टैक्सेस को। टैक्सेस को डिक्रीज करके क्या होगा, जो टैक्सेस है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो एक पर्सन की इनकम पर चार्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो कि स्पेंड की जा सके, ठीक है, एक्चुअल में स्पेंड की जा सके। तो एक पर्सन की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो रही है, ठीक, क्योंकि उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है। जब डिस्पोजेबल इनकम कम है मतलब कि वो एक्चुअल में कितना मनी स्पेंड कर सकता है, अगर वो कम है तो दैट क्लियरली व्हाट मीन्स, दैट मीन्स कि अब वो पर्सन उतना स्पेंड ही नहीं कर सकता। अगर टैक्सेस को डिक्रीज कर दे तो एक पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, मतलब कि अब उसके पास में वो मनी बढ़ा है, वो जो है मनी बढ़ गया है जो कि वो एक्चुअल में स्पेंड कर सकता है कंजम्पशन के लिए। तो जब वो प्रपोर्शन बढ़ेगा तो एक पर्सन जो है वो मनी स्पेंड करेगा, और इस वे से
जो आपकी टोटल एग्रीगेट डिमांड है वो हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, तो क्यों हुआ ये, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो द गवर्नमेंट अंडर इट्स फिस्कल पॉलिसी में डिक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही। डायरेक्ट टैक्स दैट इज आर इनकम टैक्स हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, सो दिस विल इंश्योर ग्रेटर परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक। इससे क्या इंश्योर होगा, ग्रेटर परचेजिंग पावर, ज्यादा क्या होगी, परचेजिंग पावर आएगी जनरल पब्लिक के हैंड्स में। परचेजिंग पावर ज्यादा कैसे आई, बिकॉज उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसलिए परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, परचेजिंग पावर मतलब क्या, कि अब एक पर्सन कितना परचेज कर सकता है, सिंपल सी चीज। ओके, तो परचेजिंग पावर जो है वो राइज होगी। This will help to increase aggregate demand and remove the deflationary gap. इसकी हेल्प से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, उनके पास में जो लेफ्ट ओवर मनी है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्योर हो जाएगी और ये जो है डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव कर देगी। ठीक, तो ये जो है आपका डिक्रीज इन टैक्सेस, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से आपकी ये जो डेफिशिएंट डिमांड है ये क्योर हो सकती है और आपकी एक जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली जो डिमांड है उस पर जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंक्रीज इन मनी सप्लाई। व्हाट इज दिस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है वो आ जाता है आपका एक मॉनेटरी मेजर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक के जो वेरियस मेजर्स हैं उनकी हेल्प से ये चीज की जा सकेगी। ठीक है, कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकेगा। ऑलराइट, अब जो आरबीआई है वो अपने वेरियस मेजर्स, वेरियस टूल्स यूज करेगी, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, रिवर्स रेपो रेट, फिर आपके आते हैं लीगल रिजर्व रेशियोज, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ना। आई गेस आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर भी है, नहीं है तो मैंने अभी भी बोला है जाके पढ़ लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इन सब के हेल्प से जो सेंट्रल बैंक है वो एक फेवरेबल चेंज करेगी। फेवरेबल चेंज इन द सेंस ऐसा चेंज या ऐसे मेजर्स लेंगी जिनकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इकोनॉमी में ज्यादा मनी होगा तो ज्यादा लोगों के पास में मनी जाएगा भी। ठीक है, उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसकी हेल्प से क्या किया जाएगा, जो ये डेफिशिएंट डिमांड है ये क्योर हो पाएगी। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक थ्रू इट्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। Central bank can use tools like bank rate, cash reserve ratio, repo and reverse repo rates, etc. to ensure greater money in the hands of general public, which would in turn increase the aggregate demand in the economy and be helpful in reducing or removing the deflationary gap. ऑलराइट, अब यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है जो कि इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसलिए मैं वापस एक एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पर आ जाए हमारा नेक्स्ट एंड आई गेस जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। Suppose in a hypothetical economy, the saving increase by rupees 20 crores when national income increases by rupees 100 crores. Compute the additional investments needed to attain an increase in national income by 6,000 crores. देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, आपको दिया गया है चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, इंक्रीज इन सेविंग्स दी है, दैट इज चेंज इन सेविंग्स दी है कितनी, 20 करोड़ की। ठीक है, 20 CR की ये दे दी। फिर उसके बाद में चेंज इन नेशनल इनकम भी गिवन है, दैट इज नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन वाई आपके पास में गिवन है कितना, 100 करोड़ का। ठीक, अब आपको बताना है कंप्यूट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट needed to attain an increase in national income by 6,000 crores. अब आपको करना क्या है, आपको स्टूडेंट्स निकालनी है आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन आय जो है ये करना है फाइंड आउट। इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। सबसे पहले चेंज इन एस और चेंज इन वाई की हेल्प से आप लोग फाइंड आउट करोगे क्या आपका
MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये MPS की हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे आपका K, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है उसे हम तीन चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम बोले तीन फॉर्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है MPS, एक होता है MPC, और एक होता है आपका इनकम और इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाला। तो आप देखो आपके पास में K निकल जाएगा। आपको बोला गया है कि कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए टू अटेन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 6000 करोड़। अगर नेशनल इनकम जो है वो 6000 करोड़ से चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो इस 6000 करोड़ को जो है पूरा कंपेन करने के लिए, अटेन करने के लिए कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, दैट इज यहां से आपका K निकलेगा। चेंज इन Y आपके पास में है, चेंज इन I आपको निकालना है, तो ये K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। निकाल लोगे आप इजीली, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्वेश्चन घुमा हुआ है बट एकदम सिंपल है अगर आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा है तो, है ना, कोई भी दिक्कत इसमें आने नहीं वाली है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है इसमें बहुत ही क्लियरली हमने इसको पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें जो है कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज होगी। ऑलराइट, इसका आंसर देख ले एंड आई गेस कि आप लोग इसके करेक्ट आंसर तक आराम से पहुंच गए होंगे। सबसे पहले देखो क्या निकाल लिया, MPS निकाल लिया, दैट इज चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम किया। चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y क्या, ये कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल गिव यू 0.20, दैट इज 0.2 भी आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय MPS, ठीक है, और अगर MPC से निकालते तो क्या होता, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब MPS से निकाल रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, ये 2 का जो पॉइंट है वो हटा दिया, ऊपर 10 कर दिया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 5। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दिस इज 5, ठीक। अब जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया है, तो फिर अब इसकी हेल्प से आप आपकी जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ये निकाल लोगे। यहां पर आपकी चेंज इन इनकम आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस वुड बी चेंज इन इनकम। So investment multiplier that is K is equals to change in income divided by change in investment होता है, that is what change in Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I जो है ये किया जाता है। चेंज इन Y अब आपको 100 करोड़ नहीं लेना है, अब आपको कौन सा लेना है, 6000 करोड़ लेना है। 6000 क्यों लेना है, क्योंकि हमें 6000 वाले लेवल पर बताना है कि आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसलिए आपको 6000 लेना है। इस चीज को जो है ना आपको क्वेश्चन को पढ़ के इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हमने लिखा K की वैल्यू है कितनी 5, चेंज इन Y हमने लिया कितना 6000, और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट को एज इट इज लिया। ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट इस साइड आ जाएगा, 5 इस साइड चला जाएगा डिवाइड में। सो 6000 डिवाइडेड बाय 5 हम करें, क्या आंसर आएगा 1200 करोड़। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, रुपीज 1200 करोड़। ऑल राइट, एकदम इजीली फाइंड आउट कर लिया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही हमें बताना था कि कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1200 करोड़ का टू अटेन कितनी इनकम, 6000 करोड़ की एडिशनल इनकम, ठीक है। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 1200 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू अटेन एडिशनल इनकम ऑफ रुपीज 6000 करोड़। ऑल राइट, सो इसका आंसर क्या आ गया 1200 करोड़ आपका आ गया है। आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी अच्छे से क्लियर होगा एंड आई होप सो स्टूडेंट्स की ये जो हमारे सारे ही क्वेश्चंस थे इस टेस्ट पेपर में ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बन गए होंगे। अगर नहीं भी बने तो अब आप लोगों ने सीख लेना करने। अब इसके बाद में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं थी, इस टेस्ट पेपर के थ्रू आपको पता चल गया आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे या समझ में नहीं आए, तो अभी भी टाइम है, पढ़ाई स्टार्ट करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो। हर एक चीज के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, और अगर आपको प्लेलिस्ट की लिंक्स नहीं मिल रही है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, हर एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, बी इट संदीप गर्ग, बी इट एनसीईआरटी, चाहे वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सभी की प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से चेक कर लो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। एंड फॉर दोज जिसका ये जो टेस्ट पेपर है वो बहुत अच्छा गया हो, ये टेस्ट बहुत अच्छे
से आपने सॉल्व किया हो, आप लोगों को भी बेफिक्र होके नहीं बैठना है, आगे आपका रिवीजन चालू रहना चाहिए। अदरवाइज एग्जाम्स तक आप सारे कंसेप्ट भूल जाओगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज जो है वो करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी और आई होप सो कि आप सभी लोगों का ये जो टेस्ट है वो काफी अच्छा गया होगा। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग एंड करते हैं अपने इस टेस्ट पेपर के सोल्यूशन को। आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर जो है आपको वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि इसकी वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है वहां से भी आप लोग जो हो वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोगों को जहां से भी इजी लगे वहां से आप आपके वीडियोस को एक्सेस करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो और एग्जाम्स में रॉक करो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।